अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्ध भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्खातो भगवता धम्मो धम्मं नमास्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो संघं नमामि। कोई उपासक पंचशील ग्रहण करना चाहते हैं तो वे मेरे साथ याचना कर सकते हैं। वीर शेट्टी देने सर, आप अपना माइक को अनम्यूट कर लें और पंचशील की याचना मेरे साथ कहेंगे। पहले मैं बोलता हूँ पंकज जी, मैं बोलता हूँ। ओके। ओकाशवन्दामि भन्ते भारतेन सबङ्गपराधं खमतु मे भन्ते द्वितीयाम्पि ओकाशवन्दामि भन्ते भारतेन सबङ्गपराधं खमतु मे भन्ते तृतीयाम्पि ओकाशवन्दामि भन्ते भारतेन सबङ्गपराधं खमतु मे भन्ते ओकाशाहं भन्ते त्रिशरणेन सदिं पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते द्वितीयाम्पि ओकाशाहं भन्ते त्रिशरणेन सदिं पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते तृतीयाम्पि ओकाशाहं भन्ते त्रिशरणेन सदिं पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देतु मे भन्ते यमहं वदामि तं वदेथ। आं भन्ते। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि।
तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणगमनं सम्पूर्णं अहं भन्ते पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरया मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ईशरणेन सद्धिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलसम्पादेथ। आं भन्ते साधु 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 बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत अर्हत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज विशेष रूप से आज हमारा जो सब्जेक्ट है साकेत बुद्ध नगरी, और इस विषय पर हमारे साथ अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पदंत थिरोज्योति जी भी शामिल हो चुके हैं। उनका बहुत बहुत आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है उनका। और हमारे साथ आयुष्मान सोपान जी वानखेड़े मुंबई से शामिल हैं, जो भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय सचिव हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सर्वप्रथम आज के इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं हमारे बीच उपस्थित पूज्य भदंत थिरोज्योति जी से आग्रह करूंगा कि वे आज के इस सेशन में हमारे साथ ऑल इंडिया से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और हरियाणा, साथ साथ और भी अन्य स्टेट से हमारे साथ उपासक उपासिकाएं शामिल हैं। तो आज के इस विशेष अवसर पर साकेत के जो संबंध हैं, किस तरह से वह बुद्ध के अवशेषों से जो संबंधित है और इसका क्या इतिहास रहा है, इस पर हमारे बीच पूज्य भदंत थिरोज्योति जी जो दिल्ली से हमारे साथ शामिल हैं, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के वे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और वो ऑल ओवर इंडिया में भिक्षु संघ को संचालित और मार्गदर्शित करते हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। वंदामि भंते जी। मैं सबसे पहले सर्वप्रथम भिक्षु बुद्ध घोष जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने जूम मीटिंग के माध्यम से आप सभी को एकत्रित करने का कार्य किया। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। मेरी अब आपको आवाज आ रही है? आपको जी आवाज आ रही है जी। तो मैं सबसे पहले सभी बौद्ध उपासकगण और बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित भावना रखने वाले बौद्ध उपासक उपासिकाओं को उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। जहाँ तक सवाल है अयोध्या का, तो एक ऐतिहासिक मामला है
और इतिहास रहा है वहाँ का कि वहाँ साकेत नगरी नाम से पहले उसका नाम था, लेकिन बाद में जब यहाँ पे सब कुछ ध्वस्त किया गया और बुद्ध विहारों को भी तोड़ा गया, स्तूपों को तोड़ा गया, इतिहास मरोड़ा गया, इतिहास को, जो बुद्ध का इतिहास था, महान सम्राट अशोक ने जो स्तूपों का निर्माण किया था भारत के अंदर, तो यहाँ की व्यवस्था ऐसी रही है कि उन्होंने कोशिश की है कि यहाँ बुद्ध के विचारों को दबाया जाए और बुद्ध की जो मानवतावादी विचार है उनका कहीं ना कहीं दफन किया जाए, लेकिन बुद्ध का विचार कभी दबा नहीं है। और जहाँ तक सवाल है कि जैसे अभी इसका फैसला आया था, तो बहुत बड़ा विवाद बना इसका कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का झगड़ा था। तो कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद नहीं थी, तो कहते हैं बाबरी मस्जिद नहीं थी तो फिर वहाँ तोड़ा क्या था। एक तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है और बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सबके लिए जो बुद्धिजीवी हैं, खासतौर पर अंधविश्वासी लोगों की तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जब वहां पर बाबरी मस्जिद नहीं थी, तोड़ा क्या था, और जो तोड़ दिया तो फिर मुसलमानों को पूरी तरह से अधिकार क्यों नहीं मिला। एक तो इस पर मैं क्वेश्चन, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है और मैं खुद भी इसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। साथ ही बनते जी और साथ ही बौद्ध उपासक गण जितने भी लाइन पे ज्वाइंट हैं, वो सभी मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं जी। एक तो बौद्धों की जो आवाज है, जब बौद्धों ने पिटीशन दायर की, ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं उठाई। जब ये मामला राम मंदिर का और अयोध्या का मस्जिद का चल रहा था, तो उस पीरियड में हमारे जो डीआईजी से रिटायर हुए हैं डॉक्टर देवी सिंह अशोक, जिनके बेटा आज वर्तमान में भी एसपी रैंक में है उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो डीआईजी देवी सिंह अशोक जी का बहुत ही भरसक प्रयास रहा। उन्होंने समय समय पर ज्ञापन दिया, समय समय पर राष्ट्रपति को लेटर लिखा, समय समय पर उन्होंने भरसक प्रयास किया कि बौद्धों की भी बात सुनी जाए। लेकिन आप ये भली भांति जानते हैं कि यहाँ की व्यवस्था बौद्धों की बात सुनती कहाँ है। चाहे वो बोधगया का इशू हो, चाहे वो अतरंजी खेड़ा का हो, चाहे वो सीरपुर का हो, खासतौर पे जहाँ पे आपकी बहुत बड़ी अगुवाई चल रही है। और अयोध्या का मामला ये आया सामने कि जब वहाँ की खुदाई सामने हुई, जमीन समतल की जा रही है, तो वहां पर जब मंदिर था, जब वहां पर यानी जब वहां पर राम मंदिर था और जब वहां पर मस्जिद बनी हुई थी, तो ये बात अचानक से कैसे पता चलता है कि वहां बुद्ध के अवशेष क्यों मिल रहे हैं, बुद्ध का अवशेष क्यों मिल रहा है, भिक्षा पात्र क्यों मिल रहा है, अशोक लाट क्यों मिल रही है। तो ऐसे में हम सब लोग सोच करके संकुचित रह जाते हैं कि बात तो चल रही थी राम मंदिर की, बात चल रही थी मस्जिद की, लेकिन यहाँ बुद्ध के अवशेष क्यों, उनको भी तोड़ करके उसको बताया गया शिवलिंग। तो एक बात जितने भी बुद्धिजीवी गण हैं वो और जो उपासिकाएं सुन रही हैं, उस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि जब वहां पर मस्जिद की बात चल रही थी, वहां पर राम मंदिर की बात चल रही थी, तो वहां पर अचानक से शिवलिंग कहाँ से आ गया। तो पहली बात तो शिव तो जो है प्राण समकालीन के हैं, तो जो है एक बात साफ हो जाती है, जो अशोक की लाट है उसी को शिवलिंग कहा जा रहा था और कहा जा रहा है जी। यहाँ तक कि आप सबकी आवाज उठाई गई, मैं संक्षिप्त में करूंगा इसको, और इसमें आप सभी ने आवाज उठाई। भारत के बौद्धों ने अपना आक्रोश शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ में आक्रोश दर्ज कराया, और हमारा भारत का बौद्ध समुदाय विशेष तौर पे भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व में जहां जहां भी बुद्ध के अनुयायी हैं, वो जो भी आंदोलन करते हैं या फिर जो भी मोर्चा करते हैं, निकालते हैं, अपनी मांग को लेकर, अपनी विशेष उद्देश्य को लेकर के वो शांतिपूर्ण निकालते हैं। वो किसी भी प्रकार का भारत की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज इस व्यवस्था को समझने की जरूरत है और इस व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है और हमको अध्ययन करने की जरूरत है। अब मैं आपको बात बता दूं, जहां तक मेरी जानकारी में है, कि जो अयोध्या है, अयोध्या बाबरी मस्जिद जो बनी है, वो भी एक बहुत एक साउथ इंडियन ब्राह्मण थे जो बहुत ही प्रकांड पंडितों में थे, और वो बाद में भिक्षु बने थे, और उन्हीं के नाम पर एक भव्य विहार का निर्माण हुआ था। तो भव्य विहार का निर्माण हुआ था जिसको बाबरी बुद्ध विहार के भी नाम से कहा जाता था। लेकिन यहाँ की व्यवस्था ने जैसे जैसे शासन बदलता चला गया, जब इस्लाम यहाँ पर शासन आया तो उन्होंने उसको तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना दिया, फिर और राजा महाराजा जैसे जैसे आए अपनी अपनी संस्कृति वहां स्थापित करते चले गए। लेकिन ये भी सोचने का प्रश्न है कि जब वहां राम मंदिर था, मस्जिद था, तो शिवलिंग कहाँ से आई, और शिवलिंग भी था तो बुद्ध के अवशेष कहाँ से प्राप्त
हो रहे हैं। तो आप साफ तौर पर सुन लीजिए कि बौद्धों के साथ कहीं ना कहीं सरकार अन्याय करती है और सौतेला व्यवहार करती है। जी तो मेरी तरफ से बस यही है कि आज आप जैसे गणमान्य और खास तौर पे भिक्षु बुद्ध को जी के नेतृत्व में ये जो कार्य आप कर रहे हैं, और आप विशेष तौर पर बनते जी, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आपने जूम मीटिंग के माध्यम से आवाज को पहुंचाने का और आवाज को उठाने का जो कार्य किया है, एक सराहनीय कार्य है, और आप करते रहिए। मेरा मंगल व्यक्ति और मंगल कामना आपके साथ। बहुत बहुत साधुवाद और भंते कोई जी आपका। जिनका क्वेश्चन हो, जी जिनका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। इस सब्जेक्ट पर यदि कोई अपना प्रश्न रखना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। इस सब्जेक्ट पर हमारे साथ जो उपासक उपासिकाएं शामिल हैं, इस पर यदि कोई भंते जी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो उनका विशेष स्वागत है। वे हैंड राइज करें ताकि उनको हम अनम्यूट कर सकें। यदि किसी का कोई सवाल है इस सब्जेक्ट पर। फिर इसके बाद हमारे और भी वक्ता हैं, वानखेड़े सर मुंबई से शामिल हैं, उनको भी हम सुनेंगे। तो भंते जी से यदि कोई किसी का कोई सवाल है, कोई पूछना चाहते हैं, तो वे ज़रूर अपना हाथ हैंड राइज करें ताकि हम उनको अनम्यूट कर सकें। जी RM खापर्डे सर कुछ सवाल पूछ रहे हैं। जी खापर्डे जी, स्वागत है जी। सर वंदना बनते जी, मंगल हो मंगल। मंगल हो। मैं ये पूछ रहा था कि वहाँ बावरी बनते जी के नाम से कोई विहार था, तो इसका इतिहास में कोई रिकॉर्ड है अपने पास में? और अगर है तो फिर हमने वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो क्या हमने वहाँ उसको प्रस्तुत किया था? ये मेरा प्रश्न। जी देखिए वानखेड़े साहब, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस पे आने के लिए और धन्यवाद। वानखेड़े साहब, ये तो वहाँ का जो इतिहास आपने बताया है वो सारे कागज सम्मिलित करके पहले भी देवी सिंह अशोक जी ने पिटीशन दायर की थी, जिनपे कोई सुनवाई हुई ही नहीं थी। ये फैसला बौद्धों की भावनाओं के खिलाफ हुआ है, जो भी हुआ था। जी तो बौद्धों की बात वहां सुनी नहीं गई, लेकिन पुनः याचिका दायर करने पर ऐसे सबूत वहां जो तथ्य हैं वहां पेश किए गए हैं राजरतन जी की तरफ से और भंते सुमित रतन जी की तरफ से, और भी हमारा भिक्षु महासंघ जो साथ में है उनके, हम भी उनके साथ हैं, और ऐसे तत्व वहां किए गए। बौद्धों की बात तो सुने, कोई बौद्धों की बात सुनेंगे तो वहां पूर्ण रूप से हम अपने तथ्यों को रखेंगे। गणेश कामरे जी शायद कुछ कहना चाहते हैं। आप अपना वीडियो ऑन कर लें। और किसी के कोई सवाल हैं इस विषय पर? जी महेश्वर सांदा जी संबलपुर उड़ीसा से शामिल हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए सांदा जी। भंते जी वंदा में पहला बात यही है कि अभी जो आवाज उठाई गई है जी, हम लोग उड़ीसा का संबलपुर से आपकी लड़ाई के साथ में हैं। धन्यवाद। और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यूपी को भी हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं जी। और दूसरा बात यही है कि अभी जो मेमोरेंडम देने के बाद उसका बाद क्या डेवलपमेंट हुआ है जी, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। अभी आप भली भांति परिचित है कि देश में लॉकडाउन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है, और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से बाहर हैं, पूज्य भदंत आनंद महाथुर जी। जैसे ही वो आ जाएंगे, उनको लेकर के हम अपने अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के तरफ से और हमारे बुद्ध घोष भंते जी को भी अवगत कराया जाएगा, और आप सभी के लोगों के माध्यम से एक हम मुलाकात महामहिम राष्ट्रपति जी से करेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि बौद्धों की बात सुनी जाएगी। जी बहुत बहुत साधुवाद। और कोई उपासक हमारे साथ यदि कोई भंते जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो वे अपना हैंड राइज करें ताकि हम उनको अनम्यूट कर सकें।
प्रीति मेश्राम जी कुछ पूछना चाहते हैं, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। वंदना भंते जी, आपने जो शिवलिंग के बारे में अभी कहा है भंते जी, तो मुझे सुनने को मिला था कि ये जो शंकर है वो भी एक बौद्ध भिक्खु था, तो जी आप पूरी बात कहिए, मैं पूरी बात सुनने के बाद आपका जवाब दूंगा। हाँ भंते जी, अभी बोला आप शिवलिंग मिला तो ऐसे बोला, तो वो जो शंकर नाम का जो भी ये है शंकर, भोलेनाथ शंकर, तो ये भी एक बौद्ध भिक्खु था ऐसे कहा मैंने सुना है। एक भंते जी के ज्ञान ज्योति एक भंते जी है, उनके प्रवज्ञा से सुना है। तो ये बात सही है या कोई पुरावा है क्या, ऐसे मैं पूछना चाहती थी। मैं आपसे एक बात कहूंगा। पहले तो आप एक बहुत ही समझदार उपासिकाएं हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप इस लाइन पे ज्वाइन हुए, अभिनंदन है आपका। जहां तक सवाल है बाबूजी, गुड़िया रानी उपासिका जी, कि जो शिवलिंग की बात थी वो उस शंकर को मानने को तैयार ही नहीं है जो द्रविड़ों के राजा थे। वो उस शंकर को मानने को राजी नहीं थे जिस द्रविड़ राजा ने बुद्धिज्म में अपना योगदान दिया था। ये तो इन शंकर को मानते हैं जिन्होंने तांडव मचाया था, जिन्होंने भांग पिया था, जिन्होंने भांग धतूरे का प्रचार प्रसार किया था, ये उसको मानते हैं। लेकिन मेरा एक बात है कि विष्णु पुराण में और रामायण में बहुत फर्क है। जब वहां पर राम थे, जब वहां का राम जन्मभूमि है और वहां पे बाबरी मस्जिद का झगड़ा चल रहा है, तो फिर जब शिवलिंग कहां से आ गई, और शिवलिंग था वहां पर, तो फिर राम कहां से बीच में आ गए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और ये तीनों के हट करके वह चौथा बुद्ध के अवशेष जो मिले हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, हमको प्रत्यक्ष को देखना चाहिए और हमको ये देखना चाहिए कि सत्य किसकी तरफ ज्यादा है। हमारे अवशेष बुद्ध के निकले हैं, ना कि वो शिवलिंग निकला हो। बस इतिहास को तोड़ मरोड़ पेश करने की बात की जा रही है। तो वहां पर ऐसा वो भिक्खु नहीं था जो आप बात कर रहे हो, या वो शिवलिंग नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हो। वो द्रविड़ों का राजे अलग थे, जिनको शिव कहते थे, वो दूसरे द्रविड़ों के राजा थे। ये तो आडंबरवाद वाले शिव को मानते हैं। बोलिए उपासका जी, शायद आप मेरी आवाज सुन रही हैं। बुद्ध घोष जी, बुद्ध घोष जी भंते जी, सुन रहा हूँ। उपासका जी से कहिए कि उनका समाधान हुआ, या कोई और भी मन में शंका का समाधान करना है तो। जी, उनका समाधान हो गया है। एक्चुअल में जो इतिहास है, द्रविड़ों का इतिहास एक अलग इतिहास है जो काफी चीजों को बदला गया है, परिवर्तित किया गया है। हमारे पुराने इतिहासों को पूरी तरीके से मिटा करके उन्होंने नया इतिहास जनरेट किया है। उसी को इन लोगों जो है हमारे ऊपर थोपते हैं और उसी का फायदा लेकर के सत्ता में बैठे हुए हैं। गुड गुड, थैंक यू। और कोई पूछना चाहते हैं? हैंड राइज करें। भास्कर ससेने जी, अपना जी अनम्यूट कर लीजिए, अपना परिचय देते हुए, अपना नाम बताते हुए बात करें। बोलिए भास्कर जी। भास्कर जी, आपका आवाज आ रहा है, बोलिए। और कोई उपासक अपनी बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश से, उनका स्वागत है। मनोज जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जय नमो बुद्धाय सर। जी मंगल जी। मनोज जी, बंदे जी मेरा सवाल है जी, जो भगवान का कंसेप्ट है, साकेत तो जी, राम जो जी दोबारा से आप पूछेंगे?
आवाज साफ नहीं आ रही है मनोज जी आपकी। मेरा सवाल ये है जी, मेरा सवाल, जो राम का कंसेप्ट दिया गया है, हाँ मनोज जी आपका माइक जो है अनम्यूट बराबर नहीं है, शायद टावर की प्रॉब्लम आ रही है। और किसी उपासक का कोई सवाल है तो जी। ललिता वाहने जी छत्तीसगढ़ से, साकेत के संबंध में ही अपने विचार पूछें, क्योंकि जिस सब्जेक्ट पर हमने ये सेशन रखा है वो उसी पर अपनी बात रखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जी आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए ललिता वाहने जी, माइक ऑन कर लीजिए। तत्पश्चात हम जो है आगे के सेशन में प्रवेश करेंगे। यदि कोई उपासक अपनी बात पूछना चाहते हैं भंते जी से तो जरूर साकेत के संबंध में और आगे मंगल वंदावी बनते जी। जी, आपका जीवन सुखी रहे। जी बोलिए लालता जी। मेरा सवाल, मैं ललिता वाहने बिलासपुर से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि लोग हिंदू लोग अपना झूठ के आधार पर अब जीतना चाहते, तो हम लोग सत्यता के आधार पर जीत नहीं सकते क्या? बिल्कुल जीत सकते हैं, पर सत्य को जीतने के लिए हमें समय चाहिए। यही मेरा सवाल था कि हम ये जो सब अवशेष निकल रहे हैं ये तो सत्य है ना, तो ये सब बिल्कुल सत्य है। सकते हैं ये ना? उपासका जी, यहाँ जी। की बुद्ध की व्यवस्था को दबाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन 2600 वर्ष लगभग हो गए, बुद्ध के विचार दबे नहीं है, आज भी संसार में चल रहे हैं। और बुद्ध के विचारों की आवश्यकता जनमानस को है। देश की सरकार चलाने के लिए भी बुद्ध की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्ध के ज्ञान के बिना और बुद्ध के मार्ग के बिना कोई व्यक्ति चल नहीं सकता। उसमें सत्य है और सत्य के आधार पर ही हम जीवन जीते हैं। सत्य को जीत होती जरूर है, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। आप इंतजार कीजिए, आने वाले समय में बुद्ध का शासन पुनः स्थापित होगा। और कोई उपासक इस विषय पर अपना क्वेश्चन रखना चाहते हैं तो रखें, और फिर हम वक्तव्य के कड़ी को और आगे लेके चलेंगे। जी बुद्धगोज जी, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा। जी बहुत बहुत साधुवाद आपका, विशेष तौर पर जी मैं बधाई दूंगा आपको इस पुनीत कार्य के लिए। जी और ये करते रहिए, जहां मेरी आवश्यकता रहेगी तो मैं आपके साथ हूँ। जी जी और इस बहुत पुनीत बहुत कार्य को साधुवाद, बढ़ाते रहिए, समाज को बहुत देते बहुत रहिए। बहुत साधुवाद बनते जी, आपने हमको समय दिया निकाल करके। जो भी समय जी जी हमारा, जी। जो भी नहीं नहीं, मार्गदर्शन रहेगा आप हमारे जी स्टेट के लिए, तो उस कार्य को हम आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। जो भी हमारा, चाहे बुद्ध गया का विषय हो, चाहे हमारा जी साकेत का विषय हो, पूरा भारत बुद्धमय रहा है और बुद्ध के अवशेष चारों तरफ अभी भी निकल रहे हैं। उनको सुरक्षा देने के लिए हम जरूर जी जी मजबूती से जी जनमानस को जोड़ते हुए कार्य करेंगे। जी ऐसा आपका आशीर्वाद मिला, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और हमारा जी। मार्गदर्शन साथ करते रहें। साथ साथ जी जी। तो बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारे बीच आज के हमारे विशेष वक्ता जो हैं आयुष्मान एस वानखड़े जी, जो राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय बौद्ध महासभा के, वे भी आज हमारे साथ शामिल हैं। तो उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सोपान जी वानखेड़े जी, यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो थोड़ा हैंड राइज करें। सोपान जी वानखेड़े जी शामिल हैं? दिनेश सर, आप शामिल हैं? हमारे साथ जी है। जी नाम वानखेड़े सर, आपका माइक अनम्यूट करो। वानखेड़े सर, थोड़ा हैंड राइज करेंगे तो उनके आपका माइक अनम्यूट करो। हैंड राइज करे बंधे जो ना, आप नहीं दिखे होंगे।
जस्ट मोमेंट। सोपान वानखेडे बोल के आहेत सर मोहिते जी। उनका नाम नहीं, हाँ जी 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 वानखेड़े सर, आप अपना माइक को अनम्यूट कर लें। वंदामी बनते जी। मंगल हो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बौद्ध उपासक उपासिकाएं और जितने भी भारतीय बौद्ध महासभा के हमारे कार्यकर्ता लोग भी शामिल हैं। तो आज के इस सेशन में विशेष रूप से जो आज सब्जेक्ट है साकेत बुद्ध नगरी, इस पर आपका विशेष सब्जेक्ट रखा गया है। तो आज आपका इस सेशन पे बहुत बहुत स्वागत है, आप अपने विचार रखेंगे। वंदामी बनते जी। मंगल हो। विश्व गुरु करुणा सागर तथागत भगवान बुद्ध, विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बैरिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन महामानवों को कोटि कोटि वंदन करता हूं। आज पूज्य बदंत बुद्ध घोष थेरो महाबोधि जी के नेतृत्व में जो ये वर्षावास प्रवचन मालिका ऑनलाइन चल रही है, उनको प्रथमतः मैं त्रिवार पंचांग प्रणाम करता हूं। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के कोषाध्यक्ष पूज्य बदंत थेरो ज्योति जी, जिन्होंने हमें उपदेश दिया, मार्गदर्शन किया, हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया, उनको भी मैं त्रिवार पंचांग प्रणाम करता हूं। जिन्होंने मुझे इस वर्षावास प्रवचन मालिका में आने के लिए निमंत्रण दिया, वो हमारे मित्र और भारतीय बौद्ध महासभा कर्नाटक राज्य शाखा के उपाध्यक्ष आदरणीय वीर शेट्टी दिने जी और कर्नाटक, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, देश के सभी कोने से इस प्रवचन मालिका में सम्मिलित हुए सभी मान्यवर उपासक उपासिकाओं को मैं सभी ने जय भीम करता हूं, नमो बुद्धाय करता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं बंते जी को कि उन्होंने ये प्रवचन मालिका का आयोजन किया है और मुझे अयोध्या नहीं साकेत है इस विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की है। वंदामी बंते। मंगल। यह विषय ऐतिहासिक विषय है ऐसा मेरा मानना है। तथागत बुद्ध के समय में ये साकेत नगरी एक महानगर हुआ करती थी और इस साकेत नगरी में भगवान बुद्ध ने पहला प्रवचन अंधवन में दिया था। साकेत नगरी में भगवान बुद्ध 3 माह तक रहे और उन्होंने विविध उपनगरों में प्रवचन दिए। माता विशाखा अपने पिता धनंजय और माता सुमना के साथ साकेत नगरी में रहती थी। साकेत नगरी में रहने के लिए आने से पहले उसने अपने जन्म गांव भद्दिये में 7 साल की उम्र में भगवान बुद्ध का पहला प्रवचन सुना था और उनकी उपासिका बन गई थी। साकेत नगरी में जाने के बाद उसकी शादी मिगार पुत्र पुण्यवर्धन से हुई। उसके शादी में राजा प्रसेनजीत भी साकेत नगरी में आए थे। आगे विशाखा भगवान बुद्ध की महा उपासिका बन गई और उसके ससुर ने उसे मिगार माता का दर्जा देकर मान सम्मान किया था। राजवैद्य जीवक भी तक्षशिला विद्यापीठ में पढ़ने के लिए जाते समय साकेत में रुके थे और पढ़ाई खत्म करके आते समय भी साकेत में रुके थे। उस समय साकेत बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया था। उन दिनों बावरी नाम का एक विद्वान श्रावस्ती में रहता था। वह महाराष्ट्र के पैठण में, जिसको बंते जी ने दक्षिण में कहा, उसको पैठण कहते हैं महाराष्ट्र के, उस गोदावरी नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहने लगे। उसने अपने 16 शिष्यों को भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भेजा था। वह पैठण से महिष्पति, उज्जैन, कौसंबी, साकेत होकर वाराणसी गए थे। उन्होंने जाते समय साकेत नगरी में आराम किया था और वापस आते समय भी साकेत नगरी में आराम किया था। उन भंते बावरी के याद में, उनके स्मरण में, स्मृति में बावरी विहार उस साकेत नगरी में बनाया गया था। सम्राट अशोक के समय में सम्राट अशोक ने साकेत में जाकर उस नगरी में जहां जहां भगवान बुद्ध बैठे थे, रुके थे, उन सभी 100 जगह पर संघाराम बनाए, बुद्ध विहार बनाए, शिलालेख बनाए, अशोक स्तंभ बनाए, मणि पर्वत, सुमेरु पर्वत, कुबेर स्तूप बनाए, राजकुमारों को पढ़ने के लिए विशाल धम्म प्रशिक्षण केंद्र बनाए। और इसकी सारी जानकारी जो चीनी यात्री थे, वो 3 चीनी यात्रियों के लिखान में हमें मिलती है।
कालिदास के जो गुरु थे अश्वघोष, ये आद्य कवि है, महाकवि है, और अश्वघोष का जन्म साकेत नगरी में ही हुआ था। अश्वघोष आचार्य का आवाज अश्व यानी घोड़े की तरह था। जैसे भगवान बुद्ध की वाणी को शेर निनाद कहते हैं, वैसे ही आचार्य अश्वघोष का आवाज घोड़े की तरह अश्वघोष था। आचार्य अश्वघोष जी ने वज्र सूची, सारिपुत्र वियोग जैसे कई किताबें लिखी है। पहले शतक में जब सम्राट कनिष्क ने राजगृह पर युद्ध कर दिया था, तब उन्होंने घोषणा की थी कि अगर उन्हें विद्वान भंते देते हो तो राजगृह की लड़ाई रोकी जा सकती है। तब सभी ने सोच समझकर भंते अश्वघोष को सम्राट कनिष्क के हवाले कर दिया। कनिष्कपुर यानी कश्मीर जाने के बाद भंते अश्वघोष ने फारसी भाषा सीख ली। उन्होंने फारसी भाषा में कई किताबें लिखी। उनका अपनी जन्मभूमि साकेत नगरी पर बहुत प्रेम था, लगाव था, इसलिए हर लिखान की शुरुआत और समारोह ये साकेत के नाम से और अपनी माता स्वर्णाक्षी के नाम से किया करते थे। जैसे कि साकेत आर्य स्वर्णाक्षी पुत्र अश्वघोष ऐसा लिखा करते थे। आचार्य वसुबंधु नालंदा विश्वविद्यालय के दूसरे शतक में कुलगुरु थे, वह भी साकेत नगरी के रहने वाले थे। साकेत नगरी के मध्य भाग में बड़े विशाल बुद्ध विहार थे। उसमें कई राजपुत्रों को शिक्षण देने का काम आचार्य वसुबंधु करते थे। सम्राट अशोक के वंशज और मौर्य साम्राज्य के 10वें सम्राट राजा बृहद्रथ मौर्य को उनके ही ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से पीठ पर तलवार से वार करके मार डाला और स्वयं घोषित राजा बन गया। उसने कई बौद्ध विहारों को तहस नहस उद्ध्वस्त कर दिया। पाटलिपुत्र से श्यालकोट तक बुद्ध विहार, स्तूप, शिलालेख, अशोक स्तंभ, धम्म प्रतीकों को ध्वस्त कर दिया। ईसा पूर्व 185 में स्वयं घोषित राजा बनने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अपने दरबारी कवि शर्मा को काल्पनिक रामायण लिखने को कहा, जिसमें पुष्यमित्र शुंग को राम बनाया गया और बौद्ध राजा बृहद्रथ मौर्य को रावण बनाया गया। साथ ही इनके 9 पूर्वज सम्राटों के सिर उसको लगाए गए। दरबारी कवि शर्मा ने ही वाल्मीकि नाम धारण किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से साकेत नगरी में लाई थी। उसने ही साकेत को अयोध्या कहना शुरू करवाया। अयोध्या का मतलब है बिना युद्ध के जीती राजधानी यानी अयोध्या। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए ऐलान किया था कि जो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु का सर काटकर लेके आएगा उसको 100 सोने की मुद्राएं इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। रोज कई बौद्ध भिक्षुओं के सिर काटकर लोग सोने की मोहरें कमाने लगे। लोग चालाकी से एक ही सर दोबारा ना ले लगे तो पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षु का सर दरबार में आते ही बड़े पत्थर पर फोड़ना शुरू किया। तभी से पत्थर पर बौद्ध भिक्षु के सर का प्रतीक नारियल फोड़ने की प्रथा परंपरा शुरू हुई। बौद्ध भिक्षु के सर बाद में साकेत की नदी घाघरा में डालने लगे तो उस नदी का नाम सरयुक्त यानी शरयू पड़ा। शरयू नदी सर से भर गई थी। इस तरह कोई योद्धा या विरोधक साकेत नगरी में नहीं बचा तो उसे अयोध्या यानी कि बिना योद्धा अर्थात अयोध्या नाम पड़ा। यहाँ केवल बौद्ध इतिहास ही मिलता है, राम का जन्म स्थल या राम की कोई चीज नहीं मिलती है। बौद्धों के खाली पड़े विहारों पर कुछ हिंदुओं ने मंदिर बनवाए तो कुछ जगह पर मुसलमानों ने मस्जिद बनवाई। चीनी यात्रियों का जो लिखित वर्णन है वो ऐसा है कि चीन से भारत में अध्ययन करने के लिए यात्री फैयान सन 399 से 414 तक भारत में 15 वर्ष रहे। उन्होंने देश भर भ्रमण करके आंखों देखा वर्णन किया है। दूसरे चीनी यात्री हुएनसंग सन 629 में भारत में जब आए तब चीन में अराजकता फैली हुई थी। देश से बाहर जाना या आना सख्त मना था। आने जाने वाले को सीधे गोली से मारने का हुक्म था। ऐसे भयानक हालात में हुएनसंग जमीन पर रोंते हुए सांप की तरह सरपटते हुए चीन से भारत आए थे। 16 वर्ष भारत भर भ्रमण किया, अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़कर वहीं आचार्य बन गए। पढ़ाने का काम किया। अपना आंखों देखा वर्णन उन्होंने चीन जाकर सन 648 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। तीसरे चीनी यात्री इस संग सन 671 में भारत में आए
और सन 695 तक 24 वर्ष भारत में भ्रमण करके अध्ययन किया। उन तीनों चीनी यात्रियों के किताबों से प्राप्त साकेत की जानकारी के मुताबिक साकेत बुद्ध नगरी ही है। साकेत नगरी में 100 से अधिक बुद्ध विहार और 3000 से अधिक बौद्ध भिक्षु थे, जो थेरवाद और महायान मतों के अनुयायी थे। राजधानी साकेत में एक प्राचीन संघाराम था, जहां आचार्य वसुबंधु महाकक्ष में विदेशों से आने वाले राजकुमारों एवं भिक्षुओं को कई शास्त्रों का तथा बौद्ध धर्म का उपदेश देते थे। साकेत नगरी के उत्तरी भाग में गंगा के किनारे एक बड़ा संघाराम था, जिसके भीतर सम्राट अशोक द्वारा निर्मित 200 फुट ऊंचा स्तूप था। यह वही स्थान था जहां पर भगवान बुद्ध ने 3 माह तक धम्म के उत्तमोत्तम सिद्धांतों का विवेचन किया था। इस नगरी के पश्चिमी भाग में बुद्ध की अस्थि धातुओं पर अस्थि युक्त एक स्तूप था, जिसके उत्तर दिशा में प्राचीन बुद्ध विहार के अवशेष थे, जहां बुद्ध धर्म के सौतांत्रिक संप्रदाय संबंधी विभाषा शास्त्र की रचना की गई थी। नगर के दक्षिण पश्चिम में कुछ दूरी पर एक आम्रवाटिका में एक प्राचीन संघाराम था। यह वह स्थान था जहां असंग बोधिसत्व ने विद्या अध्ययन किया था। आम्रवाटिका से पश्चिम उत्तर दिशा में लगभग 100 कदम की दूरी पर एक स्तूप था, जिसमें तथागत भगवान बुद्ध के नाखून और बाल रखे हुए थे। इसके निकट ही कुछ प्राचीन दीवारों की बुनियादें थी। मणि पर्वत, सुग्रीव पर्वत, सुमेर पर्वत, अंदवन की जानकारी भी उसमें मिलती है। बेहद दिलचस्प बात है कि उन तीनों चीनी यात्रियों को साकेत यानी तथाकथित अयोध्या में कहीं पर भी राम मंदिर दिखाई नहीं दिया और न ही कहीं राम मंदिर का आता पता चला। अगर कुछ भी उन्हें मिलता तो उसका उल्लेख वह तीनों यात्री जरूर करते। उस समय भी अयोध्या खुद गवाह दे रही थी कि मैं साकेत हूं, सच कभी छुपता नहीं। आज भी अयोध्या कह रही है कि मैं साकेत हूं। अंग्रेजों के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जब शुरू हुआ, उसके सर अलेक्जेंडर कनिंघम का जो सर्वेक्षण हुआ है कि 18वें शतक में अंग्रेजों ने भारत में पुरातत्व विभाग शुरू किया। सन 1784 से उन्होंने उत्खनन करना शुरू किया। 50 वर्षों तक उन्होंने रामायण महाभारत को मद्देनजर रखते हुए सर्वेक्षण किया। सिलोन तक गए, फिर भी उन्हें कहीं भी रामायण महाभारत का कोई प्रमाण या कोई अवशेष नहीं मिला। जो मिले तो केवल बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले। अंग्रेज अभियंता सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व विभाग का प्रभार लेने के बाद सन 1884 में चीनी यात्री फाहियान हुएनसंग और इस संघ के किताबों का संदर्भ लेकर सर्वेक्षण शुरू किया। सर कनिंघम साकेत में गए थे। उन्होंने सर्वेक्षण किया, रिपोर्ट बनाया कि 200 फीट ऊंचा मणि पर्वत अब 60 फुट ऊंचा रह गया है। उन्होंने ही सारनाथ, बुद्ध गया, लुम्बिनी, एलोरा, अजंता, कानेरी गुफाओं को सर्वेक्षण करके उजागर किया। उन्होंने रिपोर्ट किया कि साकेत का उत्खनन करेंगे तो सारनाथ जैसे बौद्ध संघाराम, स्तूप, बुद्ध विहार, अशोक स्तंभ ही मिल सकते हैं। तो उनका उत्खनन करना रोक दिया गया। जो भी बौद्ध स्थल उजागर हुए हैं वो कनिंघम सर की देन है। आजादी के बाद कोर्ट कचहरी का मामला। साकेत नगरी के बावरी बुद्ध विहार पर मुस्लिमों ने कब्जा करके मस्जिद बनाई और उसका नाम बावरी विहार की जगह बाबरी मस्जिद कर दिया था। उसका अपभ्रंश होकर बाबरी का बाबरी मस्जिद हो गया। सन 1947 को भारत देश आजाद होने के बाद फैजाबाद जिले के कलेक्टर, जो कि ब्राह्मण थे, उन्होंने उस बाबरी मस्जिद में राम की मूर्ति रात के अंधेरे में पुलिस प्रशासन की मदद से बिठाई। तब से राम जन्मभूमि का विवाद उन्होंने शुरू कर दिया है। उस कलेक्टर को राम मूर्ति बिठाने का आदेश दिल्ली से दिया गया था। बहुजन समाज के महापुरुष माननीय ललई सिंह यादव जी ने सन 1971 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा क्रमांक 412 सन 19 जनवरी 1971 जीत लिया था। इस केस में सन 1972 में जस्टिस भगवती द्वारा दिए गए फैसले में स्पष्ट लिखा है कि इस विवादित जगह पर राम जन्म का कोई संबंध नहीं है, बल्कि यह बुद्ध की नगरी है। उनका फैसला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त बौद्ध अवशेषों के आधार पर दिया गया था। बाद में
सन 1976 में यादव जी ने यही मामला सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में सिद्ध किया कि रामायण एक काल्पनिक है। इस तरह माननीय ललई सिंह यादव जी ने केस जीता कि रामायण काल्पनिक है, तो राम और अन्य किरदार भी तो काल्पनिक ही हुए, फिर अयोध्या राम की कैसे हो सकती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिन को बदनाम करने के लिए, कलंकित करने के लिए दिनांक 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिराया गया। संविधान, कानून और न्यायपालिका को नजरअंदाज करके भीड़ ने प्रजातांत्रिक भारत के ऊपर कलंक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था, उस सुनावनी के दरमियान सन 2004 में महाराष्ट्र टाइम्स में भावी कुलकर्णी नाम के पत्रकार, जो कि ब्राह्मण थे, उन्होंने लिखा है कि वो अयोध्या नहीं साकेत नगरी है, साकेत बुद्ध विहार ही है। बावरी के नीचे खोदेंगे तो वहां बुद्ध विहार ही मिलेगा। हम सब जानते हैं कि अदालत भावनाओं या आस्थाओं के ऊपर नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर फैसला करती है। लेकिन बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 9 नवंबर 2019 को सबूत के आधार पर नहीं बल्कि आस्था और भावनाओं के आधार पर फैसला सुनाया है। बौद्ध समाज की सभी याचिकाओं की तो सुनावनी भी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला विवादित होकर न्यायपालिका के विश्वासार्हता पर, विश्वसनीयता पर प्रश्न निर्माण करता है। राम मंदिर के निर्माण हेतु जमीन का समतलीकरण। भारत भर कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन में राम मंदिर निर्माण हेतु जमीन का समतलीकरण चल रहा था। उसमें प्राचीन बुद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। उन अवशेषों में बुद्ध मूर्तियां, धम्मचक्र, मनौती स्तूप, शिवलिंग नहीं, पद्म पदक, शिल्प, घोषणा पत्र आदि शिलालेख प्रतीकें मिली है। अयोध्या खुद कह रही है, मैं साकेत हूँ, मैं साकेत हूँ, बुद्ध विहार हूँ, बुद्ध नगरी हूँ। सभी चैनलों पर यह बात फैलने पर दिनांक 23 मई 2020 को लखनऊ में बौद्ध भिक्षु पूजनीय सुमित रत्न थेरा जी के अध्यक्षता में मीटिंग संपन्न हुई। उस मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुए, उस आधार पर देश भर साकेत मुक्ति आंदोलन की लड़ाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, महासंचालक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आदि मान्यवरों को निवेदन या ज्ञापन दिए गए। बौद्धों के द्वारा दाखिल किए गए अपील सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृत किए हैं, सुनावनी होने वाली है। इस आंदोलन में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा समता सैनिक दल का क्या सहभाग रहा है। साकेत बचाओ आंदोलन की जानकारी मिलते ही बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा समता सैनिक दल की ऑनलाइन मीटिंग दिनांक 24 मई 2020 को संस्था के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मीटिंग में पारित प्रस्तावों के अनुसार 25 मई 2020 को भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री, राज्यपाल उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सभी अनुसूचित जाति जनजाति के सांसद, महानिदेशक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कलेक्टर फैजाबाद, डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश, माननीय डायरेक्टर यूनेस्को आदि मान्यवरों को निवेदन भेजा गया। निवेदन पर पूज्य बनते बी संगपाल जी थेरो अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा भिक्षु संघ तथा माननीय मीराताई अंबेडकर राष्ट्रीय अध्यक्षा, माननीय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, माननीय राजवीर सिंह यादव साकेत आंदोलन के सहयोगी, माननीय ओम प्रकाश मौर्य साकेत आंदोलन के सहयोगी, राष्ट्रीय पदाधिकारी माननीय जगदीश गवई, एस.के. भंडारे, एन.एम. आगाने, बी.एच. गायकवाड़, एम.डी. सरोदे, एडवोकेट एस.एस. वानखड़े, अरुण सालवे, अलकाताई टेकाले, भिकाजी कामले, वसंत पराड़, प्रभाकर जाधव, एस.एस. माने, भास्करराव जादी आदि के नाम दर्ज है। 2 पेजेस निवेदन में पहली मांग यह रखी थी कि समतलीन के प्राप्त बुद्ध मूर्तियों की तथा बौद्ध अवशेषों की छेड़छाड़ या तोड़फोड़ तुरंत बंद करे और साकेत बुद्ध विहार का सुप्रीम कोर्ट में दोबारा फैसले होने तक समतलीकरण का राम मंदिर निर्माण का काम पे रोक दिया जाए। बाद में भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से दिनांक 27 मई 2020 को डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अलग से निवेदन भेजा गया, जिसकी कॉपी एडिशनल डायरेक्टर जनरल एएसआई, डायरेक्टर एएसआई उत्तर प्रदेश को भेजी गई।
इस निवेदन पर पूज्य भंते बी संगपाल जी थेरो, माननीय मीराताई अंबेडकर, माननीय भीमराव जी अंबेडकर, माननीय जगदीश गवई, माननीय एस के भंडारे और एडवोकेट एस वानखड़े के नाम दर्ज थे। साथ ही भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से दिनांक 27 मई 2020 को वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट थाईलैंड, यूरोपियन बुद्धिस्ट यूनियन, वर्ल्ड बुद्धिस्ट संघ काउंसिल, वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन आदि जागतिक संगठनों को निवेदन भेजकर साकेत बुद्ध विहार को बचाने में हमारी मदद करने की अपील की गई। इस निवेदन पर पूज्य भंते बी संगपाल जी थेरो, माननीय मीराताई जी अंबेडकर, माननीय भीमराव जी अंबेडकर, माननीय जगदीश गवई, माननीय एस के भंडारे तथा एडवोकेट एस वानखड़े के नाम दर्ज है। हमारे निवेदन में आगाह कर दिया है कि समतलीकरण की खुदाई में प्राप्त अवशेषों को, बुद्ध मूर्तियों को, शिलालेखों को, धम्मचक्र तथा बौद्धकालीन प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ करना, उनकी रचना एवं बनावट में बदलाव करना इतिहास को मिटाने के समान है और वह पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के अनुसार दंडनीय अपराध है। हमारी दूसरी मांग है कि एएसआई के अंतर्गत बौद्ध भिक्षु और भारतीय बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष माननीय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर सहित संयुक्त समिति के निगरानी में विधिवत उत्खनन कार्य किया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि साकेत बौद्ध स्थल को यूनेस्को के माध्यम से हेरिटेज यानी कि वैश्विक धरोहर के रूप में संवर्धन किया जाए। हमारी चौथी मांग है कि देश के 3 जिन बौद्ध स्थलों पर अतिक्रमण हुआ है उसे तुरंत हटाकर उनका संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए। साकेत मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर होने के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि मान्यवरों को 55,000 से अधिक निवेदन प्राप्त होने के बाद अयोध्या का राम मंदिर निर्माण कार्य पर रोक लग गई है। ये रोक लग गई है, यह हम सब की जीत है। निवेदन भेजने वाले भारतीय बौद्ध महासभा के देश भर के सभी राज्य शाखा, जिला शाखा, तहसील शाखा, नगर शाखा, वार्ड, ग्राम शाखा, इन सब की जीत है, सभी बौद्धों की जीत है। साकेत मुक्ति भूमि आंदोलन को आगे भी सफल बनाने में आप सबका सहयोग चाहिए। देश भर के लोग साकेत को पर्यटन निकालेंगे, साकेत का दर्शन करेंगे। हमें इस आंदोलन में संघर्ष करना होगा। बुद्ध की शांति और बाबा साहब की क्रांति हमें साथ साथ लेकर चलना होगा। हमें विश्वास है कि जीत हमारी होगी, साकेत बुद्ध नगरी पर्यटन स्थल बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अपना ये विषय यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत जय भीम, धन्यवाद। नमो बुद्धाय। बहुत धन्यवाद वानखड़े जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से साकेत के संबंध में जितनी भी बातें बताई वे हमारे लिए एक प्रकार से देखा जाए तो जितने भी भारत की जो धरोहरें हैं बुद्ध के संबंधित, उन चीज़ों को हमें सुरक्षित रखने का जो हमारा एक कर्तव्य है, उसको बखूबी हमको शामिल होने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और हम अपने आप को एक बुद्धिस्ट होने के नाते हम अपने धरोहरों को सुरक्षित रखने के क्षेत्र में हम कार्य करें, तो इससे जो है हम अपने बुद्ध के उस विश्व धरोहर को बचा सकते हैं। इसके अलावा आज हमारे साथ यदि कोई उपासक इस संबंध में कोई उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जरूर उनका स्वागत है। और फिर आगे का जो सेशन है वो धम्मदेशना का होगा, जिस पे आगे की चर्चा होगी। यदि कोई उपासक इस विषय पर जो हमारे राष्ट्रीय सचिव भारतीय बौद्ध महासभा वानखेड़े सर ने जो अपना वक्तव्य रखा और जिस तरह से साकेत नगरी जो है बौद्धों की नगरी है, उस पर चीनी यात्री वेंटसांग फाहियान जो रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया कि वह जो है कोई राम जन्मभूमि नहीं है, ना ही किसी का उसमें जो है कोई हिंदुत्व का उसमें समावेश है। वह जो है बुद्ध का स्थल रहा है और बुद्ध का अवशेष वहाँ पर आज की तारीख में भी यदि पुरातत्व विभाग उसको खोज करके निकालता है तो उसको अभी भी हम उसको देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हमारे बीच यदि कोई उपासक इस विषय पर अपने विचार रखना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है। यदि कोई अपने विचार साकेत बुद्ध नगरी पर रखना चाहते हैं, वानखेड़े सर ने जो अपनी बात रखी वो तो उन्होंने रखा ही है। साथ ही साथ हमारे बौद्ध उपासक जो अन्य स्टेट से, महाराष्ट्र से,
उत्तर प्रदेश से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से और अन्य स्टेट से जितने भी हमारे उपासक उपासिका शामिल हैं, उनके लिए भी एक मैं अवसर कम से कम 2 मिनट 5 मिनट जो भी आप रखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं अवसर देना चाहूँगा ताकि वे अपना विचार रख सकें। तो हमारे साथ मुंबई से जगदीश बडोले सर अपने विचार रखना चाहते हैं, आप अपने को अनम्यूट कर लेंगे। हेलो, वंदा भी बनते जी। मंगल जी, बोलिए। मेरा सवाल है वानखेड़े जी से जी। कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा वर्णन दिया है और वो काफी सराहनीय भी है। और मेरी ऐसी प्रार्थना है उनसे कि उससे पब्लिश किया जाए ताकि काफी लोगों को, बुद्धिस्ट लोगों को उसे पता लगे कि साकेत जो है अयोध्या न होते हुए साकेत नगरी है। तो मेरा उनसे वही निवेदन है कि वो इंफॉर्मेशन एक्चुअली पब्लिश किया जाए। जी जी, वानखेड़े जी। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम सर। आपका सुझाव प्रशंसनीय है, ये जरूर पब्लिश किया जाएगा। मुंबई से वो आपने काफी डिटेल में बताया आपने और बहुत अच्छी तरह बताया ताकि लोगों को पता भी, अभी इतने जितने जुड़े हैं उन लोगों को पता है, बाकी लोगों को पता नहीं रहेगा। तो आप, मेरा निवेदन है कि आप उसे पब्लिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बौद्धिस्ट लोगों को वो पता लगे, बौद्धिस्ट के अलावा अदर लोगों को भी पता लगे कि साकेत ये बुद्धिस्ट नगरी है, बुद्धिस्ट लोगों की जगह है। उसमें राम जन्मभूमि, जो आपने जो शर्मा के बारे में जो बोला, जो वाल्मीकि बन के वो रामायण लिखा गया है, तो वो तो सही है जी। मगर लोगों को अभी भी इतने अज्ञान में है कि रामायण, अपने भी कुछ काफी लोग ऐसी है कि वो अज्ञान में है, जो रामायण को अभी भी बोलते कि नहीं ये है, सही है। तो मेरा निवेदन है कि उसको पब्लिश करें ताकि लोगों को पता लगे। जरूर सर, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सुझाव के लिए। जरूर सर, धन्यवाद। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। जय नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद बडोले जी। हमारे साथ सुनीता सोलंकी जी जुड़े हुए हैं, उनका भी कुछ सवाल हो सकता है या आज के सब्जेक्ट पर अपने विचार रखना चाहते हैं तो अपने विचार रख सकते हैं। साकेत बुद्ध नगरी के जो संबंध है उस पर अपने विचार रख सकते हैं। अपने को अनम्यूट कर लीजिए सोलंकी जी। वंदना बनते जी। मंगल हो। जय भीम वानखेड़े जी। जय भीम सर जी। आपने जो बताया, अभी जो इन्फॉर्मेशन बताया वो काफी अनहर्ड है, बहुत से हमको भी पता नहीं था। इवन दो मैं पाली स्टूडेंट रहा हूँ, एमए पाली, मेरा मिसेज भी एमफिल है एमए पाली में है, तो वो हिसाब से अभी जो आपने बताया कि सभी बौद्धिस्ट लोग तो जानते हैं कि साकेत नगरी अयोध्या ये अपना ही बुद्ध का ये ठिकाना है करके। जी सर। ये सब भी पिटिशंस वगैरह जो डाला गया वो कोर्ट पिटिशन के बारे में जानकारी चाहिए। ऑफ कोविड-19 ये काम रोका गया है, इसका मतलब वो लोग कहीं न कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पेपर में बहुत नेशनल पेपर में या रीजनल पेपर में आया था, मैंने पढ़ा था कि कोविड-19 के वजह से राम मंदिर का निर्माण कार्य रोका गया है, बंद कर दिया है। तो आपने जो बताया था हमको बहुत खुशी हुई सर, लेकिन आई एम अगेन अफ्रेड ऑफ कि अभी एक बडोले जी ने बताया कि हम पब्लिश करें, सबको मालूम है, लेकिन अभी क्या है कि ऐसा करने से कुछ बूमरैंग नहीं हो जाए कि हिंदू अच्छा भी है पब्लिश करेंगे तो अपने समाज को मालूम पड़ेगा, लेकिन समझिए कि समझो हिंदू कम्युनिटी मेजॉरिटी कम्युनिटी में वो गया तो कोई रिएक्शंस वायलेंट या ऐसा नहीं आना चाहिए, वो भी जरा ध्यान रख के करिए प्लीज। जरूर 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 जी। बहुत बहुत साधुवाद सोलंकी। मैं पंडित सालुंके सर। बहुत बहुत साधुवाद सोलंकी जी। विशेष रूप से आज का जो हमारा सब्जेक्ट था साकेत नगरी के ऊपर, और दूसरी बात
हम जो है धम्म देशना के भी सेशन में कुछ चीज़ों को वेरीफाई करेंगे और उसको भी हम सुनने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ फिलहाल ऑल ओवर इंडिया से, फिलहाल उड़ीसा से भी हमारे काफ़ी उपासक उपासिकाएं शामिल हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि भारत में आज जो बुद्ध का जो कल्चर है, बुद्ध का जो धम्म है, वह काफ़ी बड़े पैमाने पर देखा जाए तो बुद्ध का धम्म फैला हुआ है। पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में आज की तारीख में बुद्ध का धम्म फैला हुआ है। तो आज की तारीख में यदि हमें बुद्धिज़्म को सुरक्षित करना है, बचाना है, तो इसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? फिलहाल देश के अंदर हमारे जो बौद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो है काफ़ी प्रयास मेहनत कर रहे हैं। और जितने भी हमारे राष्ट्रीय संगठन हैं, जैसे भारतीय बौद्ध महासभा के, आज पूरे हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुके में, गांव में आज ये जो है शाखाएं हमारी हैं। देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में लाखों की संख्या में बुद्धिस्ट लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। और उन लोगों को क्या है, एक गाइडलाइन की जरूरत है। यदि गाइडलाइन सही तरीके से मिलता है, जैसे बडोले जी ने जो बात कही कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि हमारे लोगों तक ये बात पहुंचे। दूसरी बात, देश के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे बड़ी समस्या है कि कोई आदमी किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना नहीं चाहता, सबसे बड़ी समस्या है। इसको भी ध्यान में रखते हुए हमको एक प्रयास करने की जरूरत है। हमें इसको भी ध्यान रखते हुए कार्य कर हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, सभी को आवाज सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है तो थोड़ा हैंड ऊपर कर लेंगे थोड़ा सा जी। तो विषय जो है, हमारे देश की जो परिवेश है, उन परिवेश को भी ध्यान में रखते हुए हमें जो है कार्य करने की जरूरत है। क्योंकि देश में जिस तरह का एक प्रकार से डिवाइडेशन है, अलग अलग लोग जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा भी हमको समझने की जरूरत है। तथागत बुद्ध ने जो हमने एक धम्म देशना के माध्यम से जो श्रवण किया था कि वज्जी गणतंत्र में जो तथागत बुद्ध ने जो धम्म देशना दिया था, उस धम्म देशना के बल पर वज्जी गणतंत्र के लोगों को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा, जब तक वे क्या करते रहे, तथागत बुद्ध के उस मार्गदर्शन के अनुरूप आचरण करते रहे। ठीक उसी प्रकार आज भी हमें इस बात को समझना है कि देश के अंदर जितने भी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, बौद्ध संगठनाएं हैं, अपने आप को जो बुद्धिस्ट कहते हैं, उन सभी लोगों से आज के इस साकेत सब्जेक्ट के ऊपर जो हमारा डिस्कशन रहा, वाडखेड़े सर ने जो अपनी बात रखी, और साथ ही साथ ऑल इंडिया भिक्खु संघ के, भिक्खु महासंघ के हमारे जनरल जो ट्रेजरार हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे। तो बात यहाँ पर आती है कि आज हम लोगों को किसी भी स्थिति में, चाहे वह साकेत का मुद्दा हो, चाहे वह बुद्ध गया का मुद्दा हो, चाहे सांची का मुद्दा हो, चाहे वह कुशीनगर का मुद्दा हो, पूरे देश के अंदर जितने भी हमारे बौद्ध स्थल हैं, सबसे बड़ी बात यह तो पुरातत्व के विभाग के अंतर्गत है। दूसरी बात, हमारे जितने भी अवशेष हैं, जैसे कि बुद्ध गया का जो महाबोधि महाविहार है, यह अभी भी हमारे बौद्धों के हाथ में नहीं है। इन चीजों को भी हमको ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक रूप से हमें कार्य करने की जरूरत है। और हमको जो है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है देश के अंदर बुद्धिस्ट लोगों की, उनको एक साथ संगठित होने की आवश्यकता है। यदि जब तक हम ये संगठित नहीं होंगे, तो जिस तरह से वज्जियों को आपस में मनुवादी लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने जो असमता विषमता को मानते थे, ऐसे लोगों ने उन विषयों को रखते हुए उनको अलग अलग करने का, साम दाम दंड भेद नीति लगा करके उन्हें तोड़ने का काम किया और वो सफल हो गए। ठीक उसी प्रकार हमें भी वो इस तरह से तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जितनी भी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वे सब लोग एक रूप, एक समन्वय स्थापित करते हुए इस आंदोलन को, चाहे वो साकेत का आंदोलन हो, अभी तो फिलहाल ये साकेत का आंदोलन गर्म है और इसके वजह से हम इस विषय को ले रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम बुद्ध गया का जो हमारा महाबोधि महाविहार है, जिसके तहत पूरा बुद्ध का
जो अस्तित्व है पूरे भारत से विश्व में जाता है, उसे भी हमको हासिल करने के लिए हमें एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है और उसके लिए संगठित होने की जरूरत है। तथागत बुद्ध ने 3 बातें कही थी। धम्म तब नष्ट हो जाता है, धम्म पतन हो जाता है। तो पहला जो है तथागत बुद्ध ने कहा था कि जिस धम्म का जो नैतिक मूल्य सिद्धांत होता है, यदि वो कमजोर हो तो वो धम्म नष्ट हो जाता है। जबकि देखा जाए बुद्ध के धम्म का नैतिक मूल्य सिद्धांत जो है वो कमजोर नहीं है, यह नष्ट नहीं हो सकता। दूसरा जो है, जिस धम्म को बताने वाले, सिखाने वाले, समझाने वाले जो टीचर्स हैं, सिखाने वाले जो मार्गदर्शक हैं, वो यदि कमजोर होते हैं या वो यदि उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे तो भी धम्म का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो दूसरी तरफ जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, उन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा टारगेट दिया कि कैसे करके हम जो है इनके मार्गदर्शक वर्गों को पहले समाप्त करें। और उसी का परिणाम रहा कि पुष्यमित्र शुंग ने जो जैसे ही उसने जो है सम्राट बृहदत्त की हत्या की और उसके बाद उसने अपने आप को स्वयं राजा घोषित कर दिया, जिसके साथ साथ उसने जो है बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे, जो ऑलरेडी प्रशिक्षित और मार्गदर्शक का जो कार्य कर रहे थे, टीचर का जो कार्य कर रहे थे, उनको उन्होंने टारगेट बनाया और टारगेट बना करके उनको किस तरह से नष्ट किया जाए उसका प्रयास किया और वो सफल भी हुए। दूसरी तरफ देखा जाए तो जितने भी बुद्ध के श्रद्धा स्थल हैं, जैसे कुशीनगर है, लुम्बिनी है, सारनाथ है, बुद्ध गया है, और जहां जहां तथागत बुद्ध ने धम्म देशनाएं दी हैं, जहां जहां उनके चरण स्पर्श हुए हैं जमीन को, उन जगहों में सम्राट अशोक ने पहली बात तो 84,000 स्तंभ, विहार, चैत्य और इस तरह से जो है उन्होंने संघारामों का निर्माण करवाया था। उन जगहों को आज की तारीख में जब इस देश में पुष्यमित्र शुंग का शासन आ गया तो उन्होंने उसको खत्म करने का काम किया, नष्ट करने का काम किया, उसे बदलने का काम किया। और आज की तारीख में हम देखते हैं कि पूरे देश के अंदर जितने भी हमारे बुद्धिस्ट स्थल हैं वो पूरा तरह से क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। जैसे हम केवल बुद्ध गया को जानते हैं, कुशीनगर को जानते हैं, सारनाथ को जानते हैं, सांची को जानते हैं, ऐसे कुछ कुछ ही महत्वपूर्ण जो जगह हैं उन्हीं को हम जानते हैं। लेकिन 84,000 जो स्तूप, विहार, चैत्य जो सम्राट अशोक के समय में जो बनाए गए थे वो आज भी कहीं ना कहीं जमीन में दफन हैं, कहीं ना कहीं लुप्त हैं, कहीं ना कहीं वो जो है दूसरे रूप में इस देश में पूजा के लिए या हिंदुत्व के एजेंडे में वो शामिल होने के कारण वह जो है हिंदू मंदिर के रूप में तब्दील है। तो ऐसे समय में सबसे इम्पोर्टेंट यह महत्वपूर्ण है कि सबसे पहली बात, भारत के अंदर बुद्ध के अनुयायी जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, उन लोगों की संख्या क्या है। सबसे बड़ी बात, जिनकी संख्या होती है उनका हक अधिकार उनको प्राप्त होता है। आज इंडिया के अंदर हम अपने आप को बुद्धिस्ट कहने के लिए भी पहली बात तो सामने नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या इस समस्या को हमको दूर करना होगा, तभी हम, चाहे वो साकेत का आंदोलन हो, चाहे बुद्ध गया का आंदोलन हो, चाहे बुद्धिस्ट हेरिटेज जितने भी इंडिया के अंदर हैं उन हेरिटेज का मामला हो, उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें स्वयं ही एक प्रमाणित करना होगा कि हम वास्तव में एक्चुअल में बुद्धिस्ट लोग हैं, हम नागवंशी लोग हैं, हम बाबा साहब के अम्बेडकर के फॉलोअर्स हैं और हम उनके अनुयायी हैं। और इसलिए हमको हमारे हक अधिकार मिलने चाहिए, हमारे श्रद्धा स्थल मिलने चाहिए। इसके लिए हम लोगों को बुद्धिस्ट लिखना भी अनिवार्य है। आने वाले 2021 की जो जनगणना है, उस जनगणना में हमें भी अपने आप को बुद्धिस्ट का जो नाम है, दर्जा है, उसको भी हमको वहाँ यानी कि लिखने की जरूरत पड़ेगी। यदि हम उसको लिखेंगे तब जाकर के हमारी जो लड़ाई है वो सफल होगी, नहीं तो हमारे लोगों को वो किसी न किसी तरीके से भटकाने का काम करते हैं और हम जो है अपने उद्देश्य को हासिल नहीं कर पाते हैं, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चाहे वो साकेत का मामला हो, चाहे बुद्ध गया का मामला हो, हमें सर्वप्रथम जो है बुद्धिस्ट लोगों को संगठित होने की जरूरत है। चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बुद्धिस्ट संगठनों से जुड़े हों, किसी के साथ किसी का भी जो है द्वेष की भावना ना निर्माण हो, हर व्यक्ति मिलजुल कर चले, हर व्यक्ति एक साथ मिल करके चलने का एक प्रयास करे, समता स्थापित करने की कोशिश करे, बंधुता स्थापित करने की कोशिश करे, तो जरूर हम इस कारवां को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें जो गाइडलाइन दिया था कि भारत को बुद्धमय करना है, तो बुद्धमय करने के क्षेत्र में हम अग्रसर हो सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आज का जो विशेष सत्र हमारे बौद्ध उपासक उपासिकाएं आज इस सेशन में शामिल हुए, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और
सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हम धम्म को धारण करें, पंचशीलों का अभ्यास करें। यदि हम पंचशील का अभ्यास नहीं करेंगे और बुद्धिस्ट है बोलेंगे तो बुद्ध और बाबा साहब दोनों का नाम हम बदनाम कर सकते हैं। इसलिए हम पंचशीलों का जो पालन है उसको कदापि छोड़े नहीं, उससे कदापि अलग रास्ते को चुने नहीं। हम पंचशीलों का अपने जीवन में अभ्यास करते रहें, क्योंकि पंचशील ही है जो हमारे जीवन को एक इंसान की तरह रखता है, मानव की तरह रखता है। तो इसका भी हमको विशेष रूप से प्रयास करना है, कोशिश करना है। और आने वाले समय में हमको संगठित रूप से हमें कार्य करने की जरूरत है, चाहे जितने भी हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं, जिस स्टेट में भी रहने वाले लोग हैं, जो भी आने वाले समय में जो अपील जारी होगी या जो नोटिफिकेशन जारी होगी उसको हम जो है नेशनल लेवल पर किस तरह से कार्य करें, इसके ऊपर भी विचार मंथन करते हुए हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो विषय है काफी बड़ा विषय है, लेकिन इसको विषय को ध्यान में रखते हुए हमको थोड़ा सा अवेयरनेस और सतर्कता, सावधानी भी हमको रखने की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ हमारे कार्य प्रणाली को भी हमको अच्छा करने की कोशिश करना पड़ेगा, उसे ठीक करने का कोशिश करना पड़ेगा। तब जो है इसका जो इम्पैक्ट, जो रिजल्ट जो हमको मिलना चाहिए वो हमको मिल पाएगा। नहीं तो फिर हम कहीं ना कहीं अलग अलग समूहों में बढ़ जाएंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो जितने भी हमारे बौद्ध उपासक उपासिकाएं हैं जो भारतीय बौद्ध महासभा से भी जुड़े हों या उसके अलावा भी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बनाया, और उनके साथ साथ जिन उपासक उपासिकाओं ने भी अपने अपने क्षेत्र में जो अलग से एक संगठन बना करके बुद्ध बाबा साहब के मिशन को चला रहे होंगे, तो उन सभी से भी अपील है कि अलग अलग ना रहें, संयुक्त रहें, मिल करके कार्य करें। यदि मिल करके कार्य करेंगे, अपने से बड़ों का सम्मान करेंगे और अपने से बड़ों का इज्जत सम्मान करते हुए कार्य करेंगे तो जरूर हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में बुद्धिज्म को फिर से भारत में फिर से स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के इस सब्जेक्ट पर हमारे साथ भदंत तिरो ज्योति जी जो दिल्ली से शामिल हुए, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद करते हुए, साथ ही साथ आयुष्मान SS वानखेड़े सर जो हमारे साथ मुंबई से शामिल हुए, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। और साथ ही साथ हमारे साथ कल के सेशन में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भिक्खु संघ उसमें जुड़ें और धम्म देशनाओं में भी अपने विचार व्यक्त रख करें। और जिस तरह से आज समाज में जो अव्यवस्था फैली हुई है, उस अव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, किस तरह से हमें कार्य करना चाहिए, किस तरह से समाज में एक नई सोच, नए विचार और बुद्ध की शिक्षा को किस तरह से अमल में लाया जा सके, इसका भी हम एक प्रकार से प्रयास करने की कोशिश करेंगे, हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हम मेहनत करें और एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास करें तो बहुत जल्दी हम सफल हो सकते हैं। हमारे साथ रेखा कामले जुड़े हुए हैं, वे अपना परिचय देते हुए अपनी बात रखेंगे। कामले जी। मैं रेखा कामले का मिस्टर बोल रहा हूँ, किशोर कामले जी। बहुत बहुत साधुवाद। बत्ते जी को बहुत बहुत साधुवाद। और वानखेड़े जी ने जो बात रखी है साकेत की, उसमें मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इसका जन आंदोलन के रूप में हमको ये पूरे भारतवर्ष में जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा जी। और जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देते हुए अयोध्या राम जन्मभूमि का ट्रस्ट स्थापन किया है, तो हमें सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन करना पड़ेगा कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या भूमि के बारे में जो फैसला दिया है उसमें भी हमारी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पिटीशन थी, मगर अभी जब उत्कलन जो हुआ है उसमें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने और उत्कलन में खोदकाम में जो बुद्ध की मूर्ति या शिलालेख मिले हैं, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो राम जन्मभूमि का ट्रस्ट जो बनाया है उसमें हमारी बातें सुनना चाहिए। और वो भूमि साकेत भूमि ऐतिहासिक भूमि है और इस तरह से वो भूमि में हमारा भी हक होना चाहिए। इस तरह का निवेदन हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं क्या, इसके बारे में भी विचार विमर्श होना चाहिए जी। तो इसमें जैसे कि अभी बंते जी ने कहा कि महाबोधि महाविहार का भी केस सुप्रीम कोर्ट में अभी पड़ा हुआ है और वो भी अभी तक जिसमें एक पिटिशनर नागपुर के
जो आर्य सुरेई ससाई जी भंते, उन्होंने वो पिटिशनर है और वो भी अभी महाबोधि विहार बुद्ध के कब्जे में आना चाहिए, इसका जो पिटिशन भी दाखिल है। तो ऐसे सारे मुद्दे को हम लोगों ने इंटरनेशनल इश्यू बनाना बहुत जरूरी है। और जो साकेत भूमि है वो बुद्ध की भूमि है और वो वर्ल्ड में जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री है वो बुद्धिस्ट कंट्री का भी इंटरवेंशन होने के लिए हमको काम करना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और जहाँ तक बुद्धिस्ट जो जगह है, आर्कियोलॉजिकल जगह है, और जो अभी मुंबई में राजगृह में जो अटैक हुआ था जिसमें पेड़ पौधे को गिराया गया है, तो उसमें सुरक्षा बिल्कुल नहीं थी। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बाबा साहब के जितने भी क्षेत्र है, जैसे कि लंदन में बाबा साहब पढ़ने गए थे, उसको भी नेशनल म्यूजियम बनाया गया है। दिल्ली में अलीपुर में जो सरकारी बंगला था उसको भी एक नेशनल मोनामेंट घोषित किया है सरकार ने। तो सरकार राजगृह को भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए, ऐसा निवेदन भी भारतीय बौद्ध महासभा और जितने भी बुद्धिस्ट फॉलोअर है, संस्था है, उन्होंने भी अपना सरकार को ये बोलना चाहिए कि इसको भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित करे। तो ये सारे मुद्दे बहुत जरूरी है और इस माध्यम से आज लोग जुड़े हैं। बहुत अलग अलग संगठन के भी लोग धम्म में काम कर रहे हैं। तो मैं ये निवेदन करूंगा भंते जी को कि इस बारे में भी जो विचार आपने रखने को बोला है, तो मैंने अपने विचार रखे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कामले जी, आपने जो है काफी अच्छे विचार रखे। देखिए, पूरे देश के अंदर हमारा जो बुद्धिस्ट कल्चर है काफी बड़े विस्तार से देखा जाए तो हर जगह बुद्ध का कल्चर है, हर जगह बुद्ध का अवशेष है। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो मुद्दा है भारत के अंदर आज भी जो बुद्ध गया का जो विषय आपने रखा कि जो सुरेई ससाई भंते जी जो नागपुर से, जो जापान से भंते जी हैं, उनके अंडर में रहा है। लेकिन यदि एक भी टेम्पल, एक भी जो बुद्ध विहार, जैसे बुद्ध गया महाबोधि महाविहार, यदि बौद्धों को मिल जाता है तो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं उनको डेवलप करने में आसानी होगी। मैं तो बहुत सारी बातें जो है उन्हें कहता भी हूँ और बहुत सारे लोगों से अपील भी करता हूँ कि सबसे बड़ी बात है, साकेत से भी बड़ा जो मूवमेंट है, साकेत तो अभी दफन है, साकेत तो दफन है। साकेत में बुद्ध गए थे, लेकिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध गया में हुई है। यदि बुद्ध गया हमारे हाथ में आ जाता है तो ये जो मनुवादी लोग अपने को कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, ये सारी बातें एकदम से आउट हो जाएंगी। पहली हमारी आवश्यकता है कि हम जो है सबसे पहला जो हमारा मेन टारगेट है वो बुद्ध गया है। यदि बुद्ध गया हमारे बौद्धों को मिल जाता है तो इंडिया के ऑल ओवर इंडिया के बुद्धिस्ट लोगों को हम इकट्ठा कर सकते हैं, या ऑल ओवर इंडिया के बुद्धिस्ट लोगों को हम एक सांचे पे ला सकते हैं। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंस ये है कामले जी। और दूसरी बात, हमें इस बात को समझना है, जरूर ये एक प्रकार से हमारा साकेत का मुद्दा है, लेकिन साकेत के मुद्दे के साथ साथ हमें बुद्ध गया हमारा लक्ष्य है और बुद्ध गया को हमें हासिल करना होगा। जिस दिन हम बुद्ध गया को हासिल कर लेंगे तो पूरे देश के अंदर जो डेवलपमेंट आज हमको आज अछूत बोल करके या अपमानित किया जाता है, शूद्र बोल करके अपमानित किया जाता है, या हमको जो है गैर बोल करके अपमानित किया जाता है, उस दिन जिस दिन हमको बुद्ध गया हमारे बौद्धों के हाथ में आ जाएगी, तब इनको पता चलेगा कि हम लोग कौन है, तब उनको ये अवगत हो जाएगा कि हम लोग कौन है। लेकिन इन सभी चीजों को ध्यान में रखने के पूर्व हमको जो है सबसे पहला हमको बुद्धिस्ट होने की आवश्यकता है। जितने भी लोग बुद्धिस्ट हैं उन सभी से यही अपील है कि हम संगठनात्मक किसी भी संगठन में, आज पूरे देश के अंदर 4 लाख से भी ज्यादा बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हैं जो बुद्ध के नाम पर या बाबा साहब के नाम पर फैले हुए हैं। इन सभी संगठनों से मैं अपील करना चाहता हूं कि हर लोग एक साथ मिलकर के काम करें। चाहे हम नेतृत्व की जहां तक बात आती है तो जितने भी हमारे नेतृत्व करता है, जैसे कि आयुष्मान यशवंतराव भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी, उन्होंने भी काफी चीजें यानी के बीच में जो हम उनका सेशन रखे थे तो उन्होंने भी काफी चीज बताए। लेकिन हमें ये जो है कोशिश करना है कि हम सब लोग संगठित हों। नेतृत्व कोई भी हो सकता है, लेकिन भिक्षु संघ से बड़ा नेतृत्व अभी भी हमारे पास नहीं है। भिक्षु संघ ही हमारा नेतृत्व है, क्योंकि बुद्ध के बाद धम्म होता है और धम्म के बाद संघ होता है। तो
तो बुद्धिस्ट कल्चर का जो सबसे बड़ा जो अथॉरिटी यदि किसी को मिला हुआ है तो भिक्षु संघ के पास है। यदि भिक्षु संघ इस कार्य को अच्छे से करने के लिए सामने आती है, जैसे सुमित रत्न जी जो हमारे भिक्षु संघ से एक पिटीशन जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाला, एक बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया। लेकिन अब जो है हमारे सभी लोगों को क्या होने की जरूरत है, संगठित रूप से कार्य करने की जरूरत है। जिस दिन हम ये संगठित रूप से कार्य करेंगे तो हर चीज क्या होगा, सफल होगा। क्योंकि सुमित रत्न एक अकेला बनते नहीं है, सुमित रत्न के पीछे में पूरा भिक्षु संघ है, और भिक्षु संघ ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में भिक्षु संघ है, जो बुद्ध का बनाया हुआ भिक्षु संघ है। इसलिए यदि हमको इस मूवमेंट को आगे लेके चलने की जो आगे लेके जाना है तो इसके लिए हमको थोड़ा सा संगठित होना पड़ेगा, और साथ ही साथ जितने भी इंडिया के जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा, और साथ ही साथ भिक्षु संघ को जो ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं उनके साथ जुड़ करके हमें कार्य करना होगा। तब हम जो है एक इस मूवमेंट को लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारे बीच काफी बातें जो इस संबंध में इस विषय पे हुई, जिसको ध्यान में रख करके हमें आगे बढ़ना है और सावधानी भी रखना है, और सावधानी के साथ साथ हमको जो है अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। तो इस तरह से काफी चीजें इम्पोर्टेंस हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे भी कार्य करना है। हमने एक विशेष रूप से एक हमने मूवमेंट स्टार्ट किया है, मिशन 1 करोड़ का। 1 करोड़ का मतलब पैसा नहीं है, रुपया नहीं है। मिशन 1 करोड़ जो है एक प्रकार से उन लोगों का समूह है जो इस आवाज को आगे लेके जाएंगे। दूसरा, बुद्धिस्ट जितना ट्रेनिंग सेंटर है, आज इंडिया के अंदर बुद्धिस्ट ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहां पर एक अच्छा उपासक बन सके, एक अच्छा भिक्षु बन सके, एक अच्छा जो आदमी बन सके, इस तरह का जो प्रयास कोशिश होना चाहिए था वो आज भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जैसे बाबा साहब ने स्वप्न देखा था कि मेरे जितने भी लोग हैं उन लोगों को कम से कम पंचशील का अभ्यास करने लायक बन जाना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है आज भी हमारा समाज पंचशील में चलने के लायक नहीं बन पाया है। तो फिर ये धरोहर को हम कैसे पकड़ पाएंगे, कैसे ले पाएंगे? यदि हम ही लोग यदि सही दिशा में नहीं चल पाएंगे तो ये धरोहर हमको नहीं हासिल होगा। और यदि इसको हमको हासिल करना है तो हमको जो है पंचशील को आचरण में लाने का पूर्णतः प्रयास करना होगा, और यही हमारा एक अवसर है बुद्धिस्ट होने का। और इसलिए पंचशील के साथ साथ जो बाबा साहब के अनुयायी अपने आप को कहते हैं उनको 22 प्रतिज्ञाओं को फॉलो करना होगा। 22 प्रतिज्ञा में जो बातें हैं उन चीजों को हमको अपने घरों में स्थापित करना होगा। तो एक प्रकार से जो है बुद्धिस्ट सोसाइटी जनरेट होगी, और उस बुद्धिस्ट सोसाइटी के अंतर्गत हम जो है पिछले दिनों में बुद्धिस्ट लॉ के विषय में भी हमने चर्चा की। तो भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम जो है बुद्धिस्ट लॉ को भी हम यहाँ स्टैंड करें, क्योंकि आज की तारीख में बुद्धिस्ट लोगों को जितनी तकलीफें, चाहे वो रिजर्वेशन के क्षेत्र में देखा जाए, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में देखा जाए, चाहे और भी एम्प्लॉयज जहाँ पर नौकरियां आ रही हैं उन क्षेत्रों में देखा जाए, तो काफी कष्ट का सामना जो है बुद्धिस्ट एम्प्लॉयज लोगों को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि बुद्धिस्ट लोगों की जो कैटेगरीज हैं, आज भी एससी के बुद्धिस्ट हैं, एसटी के बुद्धिस्ट हैं, ओबीसी के बुद्धिस्ट हैं, माइनॉरिटी बुद्धिस्ट हैं, और सब लोग अलग अलग बुद्धिस्ट हैं। सब लोग एकजुट जहां होना चाहिए वहां पर एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए भी हमको आगे भविष्य में कार्य करना है। काफी समस्याएं हैं, बुद्धिस्ट लोगों की समस्याएं काफी विकराल हैं। समस्याओं का अंत होगा जरूर, लेकिन हमें क्या करना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा और परिश्रम करना होगा। क्योंकि कहीं बहुतों बात कही गई है कि करत करत अभ्यास के जड़ोमति हो तो सुजान, यानी करते रहने से हम सफल हो सकते हैं। दूसरी बात, एक और पंक्ति को ध्यान में रखना है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमको कोशिश करने का जिम्मेदारी है। जितना ज्यादा हम कोशिश करेंगे उतना ज्यादा हम सफल हो सकते हैं। लहरें तो आएंगी, समुद्र में यदि हम नाव चलाएंगे तो लहरें आएंगी, तूफान आएंगे, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप अपने नाव को कैसे आप संभालेंगे उस समुद्र में, इसके लिए हमको अवेयरनेस निर्माण करना होगा। यही चीज को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को जब बुद्ध धम्म की दीक्षा लिया, तभी उन्होंने ये कहा था कि मैं ऐसे धम्म को स्वीकार करने जा रहा हूं जो मानवतावादी है, जो समतावादी है, जो बंधुतावादी है, जो न्यायवादी है, जो लोगों को श्रेष्ठ बनाने के क्षेत्र में कार्य करता है। ऐसे धम्म को स्वीकार कर रहा हूं। इसलिए जिन लोग भी बुद्ध के धम्म की ओर आना चाहते हैं वो सोच समझ करके आए, सोच समझ करके आए। जो भी आएंगे उनको जिम्मेदारी मिलेगी, और इस जिम्मेदारी का उन्हें पूर्णतः
पालन करना होगा, अपने को भी बुद्धिस्ट बना करके चलना होगा और औरों को भी बुद्धिस्ट बनाने के लिए कार्य करना होगा, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था। तो इसलिए आज हम एक बुद्धिस्ट प्लेटफॉर्म को स्टैंड करने जा रहे हैं। तो हम इस चीज को हमेशा ध्यान दें, आपस में लड़े नहीं, मैत्री बनाए रखें, समन्वय स्थापित करते रहें। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी गली मोहल्ले, प्रदेश और राज्य जिले में, तो हमको जो है एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हमें बुद्धिस्ट का जो एक पॉपुलेशन है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि बुद्धिस्ट पॉपुलेशन हमारा इंडिया में कितना है और बुद्धिस्ट लिखने वाले लोग कितने हैं, इसका भी हमको आने वाले समय में कार्य करना है। साथ ही साथ बुद्ध गया का जो मामला है और साकेत का जो भी मामला है, साथ ही साथ जितने भी पुरातत्व क्षेत्र में आज हमारे पूरे अवशेष पड़े हुए हैं जिनका कोई देख रेख करने वाला माई बाप नहीं है और ऐसे ही पड़े हुए हैं, जैसे हम छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी बुद्ध का पुरातत्व विभाग जहां पर बुद्ध अवशेष पड़े हैं, जहां सिरपुर है, सिरपुर जो है दक्षिण कौशल के नाम से जानी जाती थी, उस जगह पर भी आज भी जितने भी बुद्ध के अवशेष हैं ऐसे टूटे फूटे पड़े हुए हैं, कोई संरक्षण नहीं है। पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं कोई पता नहीं। जितने भी पैसे विश्व के तरफ से बुद्धिस्ट कंट्रियों से जो भारत के अंदर पैसे आते हैं, वो सभी पैसे कहाँ जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, इसका मतलब हमको देखना होगा कि वो पैसे जो है पूरे इंडिया में जो संस्कृति विभाग है उस संस्कृति विभाग में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो संस्कृति विभाग का व्यक्ति किसमें उपयोग करता है, वो धर्मस्व का एक अलग से विभाग बनाया है और वो धर्मस्व का अलग से वो कैबिनेट होने के कारण धर्मस्व के अंतर्गत फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट इस तरह से वो कैटेगरियां निर्माण करके पूरा पैसा जो भी बुद्धिस्ट कंट्री से जो संस्कृति विभाग में आता है, या तो अजंता के लिए आता होगा, एलोरा के लिए आता होगा, सांची के लिए आता होगा, बुद्ध गया के लिए आता होगा, सिरपुर के लिए आता होगा या और भी अन्य क्षेत्र के लिए आता होगा, वो पूरी तरीके से धर्मस्व में जा करके पूरी तरीके से वह जो हिंदुत्व के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू मंदिरों को संवर्धन करने के लिए जो हिंदुत्व के अंतर्गत में बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं वो चल रहे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इन चीजों का भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और इसको प्राप्त करने के लिए हमें बुद्धिस्ट होना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक हम बुद्धिस्ट नहीं रहेंगे और प्योर बुद्धिस्ट नहीं बनेंगे तो भी हम जो है इसको हासिल नहीं कर पाएंगे, ले नहीं पाएंगे। इसलिए हमको किसी भी तरीके से हिंदुत्व का जो संगठन है वो हम उससे थोड़ा सा दूरी बनाए रखें और हम हिंदू नहीं है इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि हम हिंदू में भी रहेंगे, बुद्धिस्ट भी कहेंगे, अम्बेडकरवादी भी कहेंगे, तो कोई भी अधिकार चाहे आप साकेत का लड़िए तो भी नहीं मिलने वाला, इसलिए चाहे बुद्ध गया का लड़िए वो भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम सब हिंदू हैं बोल करके ही तो ये पिटीशन में जो है हिंदुत्व के पक्ष में निर्णय आया। इसका कारण ये है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बताया गया कि यहाँ बुद्ध की मूर्ति निकली है, वहां पर ये शिलालेख निकले हैं, इसलिए ये मंदिर था, इसलिए मंदिर के पक्ष में निर्णय देते हुए राम मंदिर का घोषणा कर दिया गया। इसलिए ये आस्था का जो है मामला नहीं है, यह तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर का मामला है। इसलिए हमको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पक्ष तो बुद्ध के तरफ में ही आया है, लेकिन बुद्ध को विष्णु का अवतार बना करके जो है हिंदुत्व के लोगों ने इसका लाभ ले लिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोगों को इस बात को ध्यान रखना होगा कि बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है। यदि आप लोग भी यदि बुद्ध को विष्णु का अवतार बोलेंगे तो वो जो अयोध्या में जो हो रहा है वो सही हो रहा है, नहीं तो यदि बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है तो बुद्ध के अवशेषों को हमको संरक्षण भी करना है और साथ ही साथ हमको हिंदू धर्म से थोड़ा सा निकलना होगा, दलदल से निकलना होगा, नहीं तो सबके सब डूब। हेलो, आवाज आ रही है? थोड़ा नेट प्रॉब्लम जैसा लग रहा है। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है जी? तो इस तरह से सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमको जो है थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है और सावधानी रखते हुए हमको जहां तक देखा जाए तो हमको एक संघ, एक यूनियन, एक कार्य क्षेत्र, एक प्लेटफॉर्म हमको निर्माण करना होगा और इसी के तहत हम यदि कार्य करेंगे तो हम सफल होंगे और इससे ही हमारा जीवन जो है जो टारगेट बाबा साहब ने जो हमको दिया वो सफल हो पाएंगे और उस पर हम कार्य कर पाएंगे। तो इस तरह से आज के इस सब्जेक्ट पर हमारे साथ जितने भी उपासक उपासिकाएं शामिल हुए उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और साथ ही साथ यदि कोई इस विषय पर कोई और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है या कुछ पूछना चाहते हैं तो वे अपना बात रख सकते हैं। कैसे हम हर स्टेट को कवर कर सकें, प्राय हर स्टेट में कोई ना कोई उपासक, कोई ना कोई उपासिका इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ चित्तरंजन गौतम जी उड़ीसा से शामिल हैं, वो
कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, उनका स्वागत है। अपने को अनम्यूट कर लीजिए। चित्रंजन गौतम जी, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। शायद उनको आवाज प्रॉब्लम आ रही है। और कोई उपासक यदि अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं आज के सेशन में तो उनका स्वागत है। विजय पाटिल जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वंदा में बनते जी, मंगल वंदा में वानखेड़े साहब जी। मेरा एक सवाल है वानखेड़े साहब से कि जैसे ये अपना जो निर्णय आया है साकेत नगरी का, मतलब अयोध्या का जो देता है राम जन्मभूमि का, एक्चुअली ये क्या है कि जैसे होता है ना न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है, ऐसा उन्होंने बताया है। जैसे अपने को लोअर कोर्ट में यदि कोई न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में यदि न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अभी ये सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसको यदि हमको चैलेंज करना है तो अपील होती है। तो ये बात सही है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल निर्णय लगता है ये, क्योंकि जब बीजेपी 2 आम खासदारों के वजह से आई थी उस समय से उन्होंने ये मुद्दा लिया था कि हम वहां पर अयोध्या पर राम जन्मभूमि बनाएंगे। उस मुद्दे पर अभी तक वो वोट लेते रहे और बाकायदा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का वोट पाके वो वहां पे चले गए हैं, तो हिंदुत्व ने उस पर विजय पा ली है। तो मेरा कहने का मतलब यह है वानखेड़े साहब कि हमको यदि न्याय मिलता नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ऑलरेडी ये प्री प्लान रहता है कि कौन कैसा निर्णय दिया जाता है, कि उनके लिए चैलेंजिंग था कि हम सत्ता में रहने के लिए और लोगों को आश्वासन दिया था तो ये बनाना जरूरी है। तो कैसे भी करके सुप्रीम कोर्ट को मतलब ये उन्होंने ये प्रयत्न किया कि सुप्रीम कोर्ट से मुंह से कैसे निकल जाए कि यहाँ राम जन्मभूमि बने, और आखिर में वो निर्णय आ गया है। तो मेरा कहना कि अपील में भी जाओगे तो आखिर वही सुप्रीम कोर्ट में अपील आप करोगे। तो जैसे एडवोकेट कांबड़े साहब ने बताया कि हम लोग आखिर लास्ट अपना क्या है सुप्रीम कोर्ट ही है, और ये न्याय व्यवस्था चलती है सबूतों के ऊपर, कोई इमोशन पे नहीं चलती, इमोशनल लॉ नहीं है। तो सबूत होने के बावजूद भी अपने को न्याय नहीं मिलता है, तो हम लोग जागतिक लेवल पर जाके सब लोग इकट्ठा होकर जागतिक लेवल पर भी ऐसा कुछ होगा ना न्याय व्यवस्था की जो हमको न्याय दे सके और हम अपना उद्देश्य सफल कर सके। इसके बारे में मैं वानखेड़े साहब से जानना चाहता हूँ। वानखेड़े सर शायद शामिल नहीं है। वानखेड़े सर यदि आप शामिल हैं तो थोड़ा सा हैंड राइज करें। वानखेड़े सर आवाज सुनाई दे रही है, आप शामिल हैं? डिस्कनेक्ट हो गए हैं ऐसा लग रहा है वानखेड़े सर। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस यही है पाटिल जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जिस तरह का परिवेश है, देखिए बीजेपी गवर्नमेंट में जो भी हुआ वो तो एक प्लान लेकर चल रही थी कि हिंदुत्व को किस तरह से इकट्ठा करके वो वोट बैंक इकट्ठा कर सके और सत्ता पे बैठ सके। दूसरी बात, उन सबकी योजना है कि वो कहीं ना कहीं मुद्दे से हमें भटकाना चाहती है, लेकिन हमें जो है थोड़ा सा अपने आप प्रज्ञा का इस्तेमाल करना है। चाहे वो साकेत का मामला हो, चाहे उसके पहले भी एक मुद्दा चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, वह है बुद्ध गया का मुद्दा। यदि बुद्ध गया अपने हाथ में आता है तो बुद्ध गया अपने हाथ में आ जाता है तो बहुत सारी चीज कर सकते हैं, लेकिन साकेत में हम उलझेंगे तो भी हमको प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे साकेत में उलझेंगे लेकिन हमको हासिल नहीं होगा, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। साकेत के माध्यम से हम बुद्ध गया को टारगेट करें, और बुद्ध गया को हम यदि टारगेट लेकर के काम करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में जो हमारे 84,000 जो सम्राट अशोक ने बनाए हैं उसको हम
क्लियरिफाई कर पाएंगे। तो एक भले ही ये शुरुआत का मुद्दा है साकेत का, लेकिन आने वाले समय में हम लोगों को थोड़ा सा ब्रॉड माइंड करते हुए, बड़ा सोच रखते हुए हमको कार्य करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। दूसरी बात, मैं इसके पहले जो संस्कृति विभाग और धर्मस्व विभाग के बारे में कह रहा था कि इंडिया के बाहर जो बुद्धिस्ट कंट्री है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया के जो बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल जो पार्ट्स हैं या पुरातत्व क्षेत्र हैं उनके लिए सपोर्ट आता है। विश्व के लोग सपोर्ट करके जो देख करके जाते हैं, उसके रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था के लिए वो कहीं ना कहीं से वो डोनेशन आता है, सपोर्ट आता है, लेकिन उस कार्य में उसका उतना ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता। तो उसको भी हमको यदि ठीक करना है तो उसके लिए हमको बुद्धिस्ट का जो पॉपुलेशन है और दूसरी हमारी समन्वय एकता होनी चाहिए और उस क्षेत्र में हमारी पकड़ होना चाहिए। जैसे कि सांची को हमारे लोग जब तक नहीं चलाएंगे या बुद्ध गया को हमारे लोग नहीं चलाएंगे या और भी जो बुद्धिस्ट प्लेस हैं उनको, कुशीनगर की बात हो तो वहां पर कोई भिक्खु जो है उसको गाइडलाइन नहीं करेगा या बुद्ध गया को गाइडलाइन नहीं करेगा या कुशीनगर को या लुम्बिनी को या जो भी बुद्धिस्ट इंडिया के अंदर में आते हैं उनको यदि वो अपने अथॉरिटी में रख करके कार्य नहीं करेगा तो बुद्धिस्ट कल्चर को हम नहीं बचा सकते। क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो हिंदुत्व के हाथ जो है बहुत लंबे हैं, लेकिन हम लोगों को भी ये समझना है कि बुद्धिस्ट के भी हाथ बहुत लंबे हैं। जितने हिंदुत्व के हाथ लंबे नहीं है उतने से ज्यादा भी हमारे हाथ लंबे हैं, क्योंकि बुद्ध का हाथ जो है सब तरफ फैला हुआ है, बुद्ध का मंगल मैत्री सब तरफ है। इसलिए इन लोग क्या करना चाहते हैं कि बुद्ध के नाम पर हिंदुत्व को स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि उन लोग यही मानते हैं, चाहे वो जितने भी सवर्ण लोग हों, चाहे मनुवादी जो जिस जातिवादी मानसिकता को लेकर चलते हैं, वो सभी लोग यही मानते हैं कि बुद्ध जो है विष्णु का अवतार है। और हमारे भी जो बहुत सारे अम्बेडकरवादी लोग अपने आप को कहते हैं कि बुद्ध जो है विष्णु के अवतार हैं, और जो अन्य जाति के हमारे भाई होंगे लेकिन वो भी जो है बुद्ध को विष्णु के अवतार का समर्थन देते रहते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो बीजेपी में काम करते हैं, वही लोग हैं जो अन्य ऐसी मनुवादी संगठनों में काम करते हैं। उन लोग जो है बुद्ध को विष्णु का अवतार का समर्थन देते रहते हैं, क्योंकि उनकी दिनचर्या उसी में चलती रहती है, इसलिए वो लोग उसका समर्थन करते हैं। जबकि उनको ये पता नहीं है कि हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में आने वाली पूरी पीढ़ियों को बर्बाद कर देगी। इसलिए थोड़ा सा हमें सावधानी रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। और साथ ही साथ हमको जो है अपने बच्चों को बुद्धिस्ट का जो आइडल विचार है, जो बुद्ध का धम्म है, जो त्रिरत्नों से, पंचशीलों से, अष्टांगिक मार्ग से और पारमिताओं से जुड़ा है, उसको हम प्रैक्टिस में रखें। और ये यदि मेंटेन करते हैं, ये मेंटेन में रखते हैं, तो जिस तरह से श्रीलंका में जब क्रिश्चियनिटी वहां पर हावी हो गई थी, फिर भी घर के जो बुद्धिस्ट लोग थे उन लोगों ने घर में बुद्ध धम्म को जीवित रखा, और जैसे ही क्रिश्चियनिटी वहां से बाहर गई वैसे के वैसे सब लोग बुद्धिस्ट हो गए। ठीक उसी प्रकार हमारे लोगों को अवेयरनेस रखने की जरूरत है कि यदि हमारा देश में ये मनुवादी व्यवस्था का सत्ता खत्म होते जाएगा, वैसे ही डायरेक्टली हम लोग बुद्धिस्ट हो जाएंगे। ये परिवेश को हमको इंडिया के अंदर जनरेट करना होगा, तब जा करके ये कार्य हो सकता है, अन्यथा हम फिर से विफल ही होंगे, चाहे वो किसी भी मामले में हो, क्योंकि वो हमको उचकाना चाहता है। अभी तक मुसलमानों को उन्होंने टारगेट बनाया, अब जो है अम्बेडकरवादियों को टारगेट बनाने में वो लोग सामने ये प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है, जैसे पाटिल जी ने जो कहा कि ये आरएसएस का कोई प्री प्लान तो नहीं हो सकता, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमको थोड़ा सा सावधानी रखते हुए हमें इस क्षेत्र में कार्य करना है। साथ ही साथ हमारे जो बुद्धिस्ट कल्चर है, जो आज के तारीख में जो बुद्ध के जो श्रद्धा स्थल हैं, श्रद्धा स्थल को बचाना जरूर है, लेकिन आज की तारीख में हम नए श्रद्धा स्थल भी बना सकते हैं, जहां पर इन चीजों का जो बुद्ध के समय में ट्रेनिंग का पार्ट होता था, जैसे बुद्ध गया में या और अन्य जगहों में, जैसे कि हमारे वानखेड़े जी ने कहा कि साकेत नगरी में 3000 से भी ज्यादा बौद्ध भिक्खु हुआ करते थे, और वहां पर काफी लोग, जैसे वसुबंधु का भी उन्होंने जिक्र किया, आचार्य वसुबंधु का, कि वहां पर वो विशेष रूप से एक ट्रेनिंग दिया करते थे, और वह ट्रेनिंग लेने के लिए विश्व के लोग भी वहां पर जाया करते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कार्य साकेत में होता था, वो कार्य को हम और भी कई जगह पर क्या कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं। केवल उसी के पीछे में पड़े रहने से भी हमारा काम नहीं होगा, हमको नया भी जनरेट करना होगा। इसलिए हमने जो है एक मिशन 1 करोड़ का एक प्लान रखा
जिसमें कम से कम एक आदमी 100 रुपया तो कम से कम कंट्रीब्यूट करे, धम्मदान दे, और उस धम्मदान से एक हम साकेत नगरी जैसा ही हम एक स्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आज रामदेव की बात करेंगे तो रामदेव के पास हजारों एकड़ जमीन पड़ा हुआ है, वो वहां पर रविदास का मंदिर बना के या रविदास के नाम पर कुछ ना कुछ चला रहा है या आयुर्वेद के नाम पर चला रहा है। पूरा बुद्धिस्ट कल्चर को वो जो है अपने अंदर हाईजेक करके रखा हुआ है। विदेश जाता है तो बुद्ध को लेकर के जाता है, भारत में वो किसी का समर्थन नहीं करता, कहीं भी चिपक जाता है। तो इसलिए ये बात को समझना होगा कि हमको इस पर भी ध्यान देना है और साथ साथ हमारे बैकग्राउंड को भी हमको ठीक करके रखना है, तो हम सफल हो सकते हैं, नहीं तो सफल नहीं हो सकते। इस बात को थोड़ा सा हमें समझना होगा पाटिल जी। और जरूर आपने जो कहा कि ये भी एक प्रकार का मुद्दा हो सकता है कि कैसे भी करके वो हमको दिशा विमुख करने के क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, तो इसलिए हमको अवेयरनेस भी निर्माण करना होगा और ऐसा कोई जो यानी कि जल्दीबाजी निर्णय ना लेकर के हमको स्टेप बाय स्टेप चलने की जरूरत है। दूसरी बात, हमको संगठनात्मक कार्य को प्रथम प्राथमिकता देना होगा। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि जितने भी इंडिया के अंदर जो बुद्ध और बाबा साहब के नाम पर जो ऑर्गेनाइजेशन खड़े हुए हैं, इन लोग पहले समन्वय हो जाए तो लड़ने में आसानी होगी। नहीं ये लोग समन्वित होते हैं तो ऐसे संगठनों को बहिष्कृत करने का काम किया जाए और जितने भी हमारे भिक्षु संघ है उन लोग एक्टिव हों और इस क्षेत्र में कार्य करें तो ज्यादा हम जल्द सफल हो सकते हैं। नहीं तो अलग अलग विंग बना करके लोग चलेंगे तो कोई सफलता नहीं मिलेगी, इसमें एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद बंते जी, धन्यवाद बंते जी। मंगल हो, मंगल हो। बहुत बहुत साधुवाद पाटिल जी। हमारे साथ वीपी सिंह जी शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। वीपी सिंह जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। हेलो जी, वीपी सिंह जी स्वागत है। हाँ, मेरा बंदाई भंते जी। मंगल हो, मंगल हो। मेरा सवाल ये था कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, आपने बताई कि पहले सब एक हो जाएं, अपने आप को बुद्धिस्ट लिखें जी, और भी बहुत सी प्रक्रिया आपने बताई है, ये तो वास्तविक है ही है। आई एम एग्री विद दिस जी। लेकिन एक मेरा सुझाव है जो हमारे लोग नहीं मानते हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट हो चाहे ना हो जी, तब तक सेंटर में हमारी गवर्नमेंट नहीं आएगी। कभी सोचा है कि गवर्नमेंट सेंटर के कितने बड़े हाथ होते हैं? जब बहन मायावती उत्तर प्रदेश में बनी तो क्या हाल मचा दिया था उन्होंने, कितने हमारे बौद्धिस्ट स्थल बनाए उन्होंने। तो हमारा प्रयास क्यों नहीं होता कि हम सब एक मिल करके एक पार्टी को सपोर्ट करके सेंटर में राज लें? ये मेरा क्वेश्चन था। वीपी सिंह जी, इसके लिए भी काम होगा, लेकिन वो राजनीतिक फील्ड है। जिस तरह का प्लेटफॉर्म आज हम धम्म का देख रहे हैं, धम्म ही एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहां पर हम शामिल हो सकते हैं। किसी की भी गवर्नमेंट हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, बुद्ध सबको अनिवार्य है, बाबा साहब सबको अनिवार्य है। आज की तारीख में हर आदमी, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो, सब लोग अम्बेडकर अम्बेडकर बुद्ध बुद्ध चिल्ला रहे हैं। इसका कारण क्या है कि आज का कंडीशन, आज का 20वीं 21वीं सदी बुद्ध और अम्बेडकर के बिना चल नहीं सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इंडिया के अंदर कोई भी बुद्ध का नाम लेकर के या बाबा साहब का नाम लेकर के चुनाव मांगता है, वोट मांगता है, चुनाव में खड़ा होता है, और हमारे लोग ही खड़े होते हैं। हमारे लोग ही खड़े क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि वास्तव में हमें जाना किधर चाहिए। जब वो खुद ही टिकाऊ नहीं है, इसलिए कहीं भी बिकते रहते हैं। तो हमको जो है उन लोगों को बिकाऊ ना बना करके टिकाऊ बनाने की जरूरत पड़ेगी, और टिकाऊ बनाने के लिए हमें ट्रेनिंग सेंटर की जरूरत पड़ेगी जहां पर हम अपने समाज को प्रिपेयर्ड कर सके, ताकि वो हमारे इस मूवमेंट को ऊंचे स्थान तक ले जा सकें। आज भी कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहां पर एक अच्छा उपासक बन सके, और यदि अच्छा उपासक ही नहीं रहेगा तो कहीं भी बिक जाएगा। बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो कहीं भी बिकते रहते हैं, जहां कुछ मिलता है वहां वो चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। शील समाधि प्रज्ञा भी बहुत महत्वपूर्ण है, धम्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा देश में जितने भी SC ST OBC कम्युनिटी के लोग हैं, ये पहले समय के भी मूल निवासी और बुद्धिस्ट लोग हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है अपना इतिहास, इसलिए ये लोग इधर उधर भटक रहे हैं। और इसलिए इन लोगों को यदि सही रूप से यदि गाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको जो है ट्रेनिंग सेंटरों की जरूरत पड़ेगी, और इन सभी चीजों का उनको संबोधित करना होगा, समझाना होगा, सिखाना होगा। यदि न्यू जनरेशन यानी ओल्ड जनरेशन काम नहीं करती तो न्यू जनरेशन को आपको प्रिपेयर्ड करना होगा, बड़ी संख्या में प्रिपेयर्ड करना होगा। जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने ऑल ओवर इंडिया के अंदर सरस्वती शिशु मंदिर के
60 से 70 हजार वो शाखाएं खोल करके स्कूल चला रहे हैं, और वो उन्हीं प्रकार के लोगों को जो बाबरी मस्जिद को गिराने का काम करने का काम किया, ऐसे लोगों को उत्साह वो तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह का वो जो प्रोपोगंडा जो इस देश में फैलाने का प्रयास किया गया है, जो असत्य के ऊपर टिका हुआ है, तो इस बात को हमें ध्यान देना है कि हमारी लड़ाई सत्य से है। हम सत्य के साथ लड़ेंगे और बुराई के खिलाफ में लड़ेंगे, असमानता के खिलाफ में लड़ेंगे, विषमता के खिलाफ में लड़ेंगे, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ में लड़ेंगे, मानवता के समर्थन में लड़ेंगे। ये हमारी सोच है और बुद्धिस्ट लोगों की या बुद्ध अम्बेडकर की सोच है। वही चीज को ध्यान में रखते हुए हमको सबसे पहला स्टेज है कि किस पर हम पांव रख करके लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारे पास जमीन होना चाहिए, जमीन रहेगा तभी लड़ाई लड़ पाएंगे, यदि जमीन नहीं रहेगा तो हम लड़ ही नहीं सकते। इसलिए धम्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें राजकारण से भी जो कार्य हो सकता है, उससे भी बड़ा कार्य जो है धम्म के क्षेत्र से हो सकता है। क्योंकि सत्ता जो है आज की तारीख में हम सरकार भी बना देंगे तो 5 साल से ऊपर नहीं टिकने वाली, क्योंकि 5 साल के बाद वो कब कहाँ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इस देश में मनुवाद साम दाम दंड भेद की नीति लगा करके कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए हम नैतिक रूप से यदि सक्षम और योग्य और अच्छा क्षेत्र में कार्य करेंगे तो हमारी सत्ता भी नहीं रहेगी तो भी हम अपने आप को अपने जगह पर क्या कर सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। और हमारे लिए इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में बुद्धिस्ट लोग हैं, उनका भी हमको साथ इसमें हासिल हो सकता है। तो इसलिए वीपी सिंह जी, हमको जरूर इस क्षेत्र में कार्य करना है, लेकिन उसके लिए हमको धम्म का बेस को पहले थोड़ा सा मजबूत करना होगा। क्योंकि भंते जी जिस दिन आपके समर्थन में खड़े हो जाएंगे और चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगेंगे तो आपको बहन जी टिकट नहीं देने वाली है। इसलिए ये बात को ध्यान देंगे कि हम भी चलो खड़े हो जाएंगे, लेकिन कौन समर्थन करेगा, कौन जिताएगा, कौन साथ देगा, तो वहां पर कहां पर समस्या आता है कि हम अभी धम्म का ही समर्थन कर सकते हैं। बहन जी भी यही बोलेंगी कि भंते जी आप धर्म का काम कीजिए, आप पार्टी का काम मत कीजिए, हम लोग धर्म का काम कर रहे हैं, हम लोग पार्टी का काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है वास्तविक में देखा जाए तो हमें अपने अपने कार्य क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग करना है, और नीचे का बैकग्राउंड यदि अच्छा रहेगा तो आने वाले समय में हमारा जो सोच है, जो बुद्ध ने कहा थीतो भवतु लोकोच राजा भवतु धम्मिको, राजा धार्मिक होना चाहिए, धम्म का ज्ञाता होना चाहिए, धम्मवान होना चाहिए, शील समाधि प्रज्ञा का जानकार होना चाहिए, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के क्षेत्र में कार्य करने वाला होना चाहिए। उन्हीं को हमको आगे बढ़ाने का प्रयास यदि करें तो सबका मंगल होगा, सभी लोग आगे उन्नति और प्रगति को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए हम जो एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पहले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया जाए, मजबूत किया जाए, तो जरूर हम एक समय आएगा, जरूर वीपी सिंह जी हम इस पर भी एक सब्जेक्ट लेंगे, और उस पर भी हमारे जितने भी इंडिया के अंदर पॉलिटिशियंस लोग हैं उन्हीं का हम एक डिस्कशन रखेंगे, जिसमें सारी बातें होंगी, चाहे वो किसी भी संगठन से हो, उनका धम्म के प्रति क्या सोच है, क्या यानी कि उनके विचार हैं, इस पर भी हम विचार लेंगे। जी वीपी सिंह जी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए। मैं ये कह रहा था, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा, ये जो आपका प्रोग्राम है 1 करोड़ वाला, ये चलना ही चाहिए, धर्म का काम चलना ही चाहिए, इसकी रुकावट नहीं है, ये तो हमें करना ही है। मैं ये कह रहा हूँ साथ साथ जो बुद्धिजीवी आदमी है, इवन जिनकी सोच अच्छी है, वो भी बटे हुए हैं। अरे एक संस्था बनाना, एक सेंटर में बना, 2 पैरेलल हैं। जैसे आरएसएस है, धर्म का भी काम चला रहा है और पॉलिटिक्स का भी काम चला रहा है, तो हमें दोनों तरफ ही ध्यान देना चाहिए। मेरा मतलब ये था, ये नहीं कह रहा मैं कि धर्म का काम नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, साथ साथ पॉलिटिक्स हमें निखर के आना चाहिए। जरूर 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 वीपी सिंह जी, जरूर हम इस क्षेत्र में काम करेंगे, लेकिन जो लेकिन की बात है उसको थोड़ा सा ध्यान दें। मैं जो कहना चाहता हूँ, अभी भंते जी जरूर एक कोशिश कर रहे हैं। एक हमारे आज भिक्खु संघ से हमने एक सानिध्य प्राप्त किया, उन्होंने जो एडवाइजरी जारी किया है वो काफी सराहनीय है, चाहे वो साकेत के संबंध में हो, साथ ही साथ वो भिक्खु संघ के माध्यम से ऑल इंडिया के अंदर बुद्ध गया के भी आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको जो है आने वाले समय में बदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी को भी हमको सुनना है यहाँ पर, यदि उनको मौका मिल जाए। अब ये जरूरी है कि भंते जी के साथ में आना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर जो घमंड है ना, बड़े बड़े सिंह हैं, बड़े बड़े सिंह किसी के भी हो सकते हैं, जो किसी के साथ खड़े नहीं होना चाहते,
चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आप अपने सींग को कटवाइए ताकि बराबर समता हो सके। तो सींग हटाएंगे तभी हमारी समता बढ़ेगी। यदि हमारे सींग खड़े हो जाएंगे तो हम किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए बुद्धिज्म में किसी को सींग खड़ा करके चलना नहीं होता है, घमंड को नीचे करके चलना होता है। धम्म सबके लिए है, सबको एक साथ चलना चाहिए, शील समाधि प्रज्ञा के अनुरूप चलना चाहिए। तो ये प्रयास हम रखेंगे तो जरूर हमारा राजा भी हम जो है चुन सकते हैं, अच्छा आदमी को बना सकते हैं। उसके लिए हमको कार्य करने की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत बहुत साधुवाद वीपी सिंह जी, आपने भी अपने विचार रखे। और हमको सिस्टमेटिक ढंग से कार्य करना है। महत्वपूर्ण तो हर प्रकार से हर जगह में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कौन सा कदम लेंगे ये हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, जो हमारा भी भला करे, सोसाइटी का भी भला करे, समाज का भी भला देखे। तो इस तरह से कार्य करना होगा, तभी जाकर के हम सफल होंगे। जो भी गाइडलाइन ऊपर से आएंगे हम इस पर भी डिस्कस करते हुए कोई ना कोई रास्ता जो ऊपर की एडवाइजरी जारी करेगी तो हम लड़ेंगे, तो लाखों में लड़े तो ज्यादा बेहतर है। हम 100 में लड़ेंगे। अभी जैसे कि हम 125, सबसे पहले 125 लोग थे, अभी 54 लोग बच गए हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि आने वाले समय में ये 300 का कोटा पार होना चाहिए। 300 की बैठने की कैपेसिटी है यहाँ पर। तो हमारा जो प्रयास होना चाहिए कि हम ये 300 का कैपेसिटी को पूरा कर लें। फिर उसके बाद हम एक 500 की कैपेसिटी में आप प्रवेश करेंगे, जिसमें ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, हम फॉरेन से भी हमारे जो बुद्धिस्ट एडवाइजर लोग हैं, बुद्धिस्ट स्टूडेंट लोग हैं या बुद्धिस्ट टीचर्स लोग हैं, उनको भी हम भिक्खु संघ को इनवाइट करेंगे। एक कोशिश कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ना हमारा एक प्रयास रहे और हम इस क्षेत्र में जरूर काम करेंगे, जरूर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत साधुवाद वीपी सिंह जी। और हमारे साथ आज के हमारे मुख्य वक्ता जो है भदंत थिरो ज्योति जी, जो दिल्ली से शामिल थे, ऑल इंडिया भिक्खु महासंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही साथ हमारे साथ एस वानखेड़े जी, जो मुंबई से भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय सचिव शामिल थे, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही साथ प्रत्येक स्टेट के हमारे बुद्धिस्ट लोग जो आज के इस सेशन में शामिल थे, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद। और आज के इस सेशन में यदि कोई कुछ पूछना चाहते हैं, हमारे चित्रंजन गौतम जी कुछ कहना चाहते हैं, शायद हैंड राइज किया गया है, तो वे अपना माइक को अनम्यूट कर लें और कुछ कहना चाहते हैं तो फिर उसके बाद कहें, नहीं तो हम अंतिम में धम्म पालन गाथा करेंगे और समाप्ति की ओर चलेंगे। जी मंगल हो जी। मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला था, मैं तो आंसर मिल गया हमको। मिल गया आंसर? तो जी बहुत बहुत साधुवाद। मैं पूछना चाहता था कि हमारा जो जितना भी संगठन है, हमको एकजुटता करना चाहिए जी। बहुत सारा छोटा छोटा बहुत सारा संगठन है, लेकिन उनके साथ यूनिटी नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो बौद्ध भिक्षु भी जो है, बौद्ध भिक्षु बहुत सारा अभी है, लेकिन उनके साथ भी गठबंधन अभी नहीं है। मैंने भिक्षु के अंदर में भी ये ऐसा भिक्षु है, ये ऐसा भिक्षु है, इनके साथ भी क्या यूनिटी नहीं है। तो हमारा पास तो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, हम तो एक बहुत बड़ा लड़ाई लड़ने के लिए जा रही हैं, लेकिन हमको यूनिट नहीं होगा तो कैसे हम लोग लड़ पाएंगे। तो इसी को हम सब ने ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा यूनिटी बहुत जरूरी है। और आज जो वानखेड़े साहब ने जो मैंने बोले हैं, पूरा प्रूफ के साथ जो बोले हैं, इसीलिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा प्रूफ के साथ उन्होंने पेश किया है। जी बहुत बहुत साधुवाद। चित्रंजन जी हमारे साथ उड़ीसा से शामिल थे और उन्होंने जो बात कही कि हमें समन्वय स्थापित कैसे करना है, इसके बारे में कोशिश करने की जरूरत है। यदि चाहे वह कहीं भी हो, इंडिया के अंदर में जितने भी हमारे भिक्षु संघ हैं, उनको भी हमको समन्वय स्थापित करना होगा। और साथ ही साथ जितनी भी बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिन जिन लोगों ने जहाँ भी स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या और अन्य क्षेत्र पर जिन्होंने बनाकर रखी हैं, उन सबको एक साथ मिलकर चलना होगा, तभी सफलता मिल सकती है। नहीं तो ये कार्य अधूरा ही रहेगा। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम सब मिलकर चलें और साथ ही साथ धम्म के साथ चलें। धम्म हर किसी का मंगल करना चाहता है, हर किसी का भला करना चाहता है और धम्म किसी का अहित नहीं चाहता। इसलिए धम्म के साथ चलेंगे तो जरूर हमारी रक्षा सुरक्षा के साथ साथ हमारा डेवलपमेंट भी होगा। ऐसी आप सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अंत में हम धम्म पालन गाथा करेंगे और उसके बाद समाप्ति की घोषणा करेंगे।
नत्थि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेन होतु मे जयमङ्गलं। नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेन होतु मे जयमङ्गलं। नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्रेन होतु मे जयमङ्गलं। सब्बपापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज के इस सत्र में आप सभी ने अपना समय निकाल करके धम्म श्रवण किया। धम्म श्रवण के साथ साथ धम्म चर्चा में शामिल हुए और इस धम्म चर्चा का पुण्य प्रताप हम सबको मिले और साथ ही साथ हमारा सोसाइटी, हमारा बुद्धिस्ट कल्चर देश में सुरक्षित रहे। इसके लिए हम जो भी यथाशक्ति जैसा बनता है हम प्रयास करेंगे। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और वाचिक रूप से, काया वाचा मन से हम इसको मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। ऐसी सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। नमो बुद्धाय। जय भीम।